सर ठीक है, सो लास्ट क्लास जो पुली वाली कंस्ट्रेंट पढ़ी थी आपने, स्ट्रिंग और पुली वाले कंसेप्ट, उसको 3 मेथड से किया था हम लोगों ने। कोऑर्डिनेट मेथड, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मेथड और एक टेंशन ट्रिक से किया था, और काफी डिटेल में उसके ऊपर बात हुई थी, कुछ क्वेश्चंस हुए थे। आज उसका पार्ट 2 है, कंस्ट्रेंट मोशन का पार्ट 2 कह सकते हो आप, पार्ट 2। और ये साफ साफ दिख रहा है आपको, कंस्ट्रेंट ऑफ कांटेक्ट। वो कंस्ट्रेंट ऑफ लेंथ था, लेंथ की कंस्ट्रेंट थी। कंस्ट्रेंट मतलब मजबूरी, हिंदी में अगर बात करें तो कंस्ट्रेंट वर्ड का मतलब होता है किसी तरीके की मजबूरी है आपकी, सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस कह सकते हो आप। रिस्ट्रिक्शंस हैं, मजबूरी है, हिंदी में अगर लिखना चाहो। अब हिंदी मुझे आती नहीं है, ज कैसे बनता है पता नहीं, पता नहीं ऐसे सही बनता है कि नहीं। सही बना यार, छोटा बा होता है, बड़ा बू होता है, पता नहीं क्या होता है। तो भाई कोई बताओ यार। सही है। सही है सर, सही है। बड़ा वो होता है, बड़ा उब्बा पे। हाँ हाँ सर, बड़ा होता है। ये सही है। छोटे बड़े की बड़ी नाटक है हिंदी में। एनीवे, रिस्ट्रिक्शंस, मजबूरी, लिमिटेशंस ऐसे कह सकते हो कि मतलब कुछ ना कुछ आपके ऊपर जबरदस्ती है कि आपको कांटेक्ट में रहना है। रेस्ट्रिक्शंस ऑफ कांटेक्ट, तो नाम से समझोगे ना आप तो इजीली समझ में आएगा कंसेप्ट क्या है इसका। कंस्ट्रेंट मोशन 2 का मतलब आपको कांटेक्ट में बने रहने की मजबूरी कह लीजिए। तो अब उस मजबूरी को हम कैसे निभाएंगे भाई? अगर आपके सामने कोई रेस्ट्रिक्शन है, मजबूरी है, मान लो आपका किसी से रिलेशन हो गया और आपको वो पसंद नहीं है, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आप उसको छोड़ भी नहीं सकते हो, तो एडजस्ट करो फिर। रिलेशंस में, फ्रेंडशिप में, कहीं पर भी पेरेंट्स के साथ हो सकता है कि आप मजबूरी में रह रहे हो, आपका मन नहीं करता होगा घर पे रहने का, फिर भी आपको रहना है। तो इस टाइप की कुछ मजबूरियां ब्लॉक्स के पास भी हैं कि भाई फर्स्ट, ये बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है, सबसे फेमस क्वेश्चन है। मतलब अगर आप दुनिया की कोई ऐसी फिजिक्स की किताब नहीं होगी जहां पर ये क्वेश्चन नहीं होगा, 100%। कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें आपको ये क्वेश्चन मिले ना कभी। इसमें ये कहा जाता है कि इस वेज को हम लोग लेफ्ट साइड पर मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब इस वेज को हम लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं कुछ वेलोसिटी के साथ। तो वेज का मोशन है लेफ्ट साइड है, दैट मींस मोशन ऑफ वेज आप कह दीजिए कि लेफ्ट साइड पर है। इसका कुछ ना कुछ अपना वेलोसिटी है, और उसको मान लो वी से कह देते हैं कि इसकी वेलोसिटी वी है। और ये जो रॉड है ये इस वेज के ऊपर रखी है। ये जो साइड में आप ये दो देख रहे हो, मतलब एल शेप के, ये जो एल शेप के हैं, ये बेसिकली ब्लॉक करने के लिए लगा रखा है। मतलब ये ब्लॉक्स हैं जो रॉड को लेफ्ट और राइट ले जाने से रोकेंगे। मतलब ये ब्लॉकिंग है, ब्लॉकिंग इस तरफ भी लगा रखी है और ब्लॉकिंग लेफ्ट साइड भी लगा रखी है। मतलब रॉड के ऊपर आपने उसका रास्ता दोनों तरफ से बंद कर दिया है, राइट साइड भी उसका रास्ता बंद हो गया है, लेफ्ट साइड भी रास्ता बंद हो गया है। तो अब रॉड की मजबूरी क्या बची कि वो कहां जा सकता है? अगर रॉड को आप राइट साइड नहीं जाने दे सकते, लेफ्ट साइड नहीं जाने दे सकते, तो वो जाएगा कहां पर? वो उसके पास मतलब फ्री स्पेस कहां पर है जाने के लिए, फ्रीडम कहां है उसके पास? आप बताएंगे इस डायग्राम में। वो अगर हम वेज को लेफ्ट साइड पर पुश कर रहे हैं तो फिर वो रॉड ऊपर साइड सर। हाँ, इसी को रेस्ट्रिक्शन कह रहे हैं कि राइट साइड रेस्ट्रिक्टेड है, लेफ्ट साइड रेस्ट्रिक्टेड है ना। रेस्ट्रिक्शन मतलब सिंपल भाई, आप रास्ते में गए, 4 रास्ते बंद है, बांस बल्ली लगा के बंद कर दिया गया, तो अब आपकी मजबूरी है आप उसी रास्ते से जाओ जिस रास्ते से आपको फ्री रास्ता मिल रहा है, क्योंकि बाकी रास्ते तो ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो रॉड के लिए राइट और लेफ्ट ब्लॉकिंग है, दैट मीन्स कि रॉड का मोशन सिर्फ और सिर्फ ऊपर हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता, और कोई रास्ता ही नहीं है इसके पास चलने के लिए। तो दिस रॉड विल मूव अपवर्ड, ये कह दीजिए, ये रेस्ट्रिक्शन हुई इसकी, मोशन ऑफ रॉड। ऐसे केसेस में इनका कुछ रिलेशन आएगा यार, इस रॉड के मोशन में और वेज के मोशन में कुछ रिलेशन आएगा। मतलब इन दो वेलोसिटीज का आपस में कुछ रिलेशन होगा यार। क्या होगा? रॉड के मोशन में और वेज के मोशन में आपस में क्या रिलेशन होगा? तो वो रिलेशन फाइंड करना है, और उस रिलेशन को आप कहोगे कंस्ट्रेंट इक्वेशन। दैट मींस कि कोई ऐसी इक्वेशन डिराइव करो आप, इक्वेशन बिटवीन वी डब्ल्यू एंड वी आर, उसको हम कह देंगे इस कंस्ट्रेंट इक्वेशन। अब बताओ क्या होगा? अब ये आएगा कैसे, कंस्ट्रेंट इक्वेशन आएगा कैसे, ये मेरा क्वेश्चन है। तो हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन कैसे लाएंगे ना, आप देखो, इसको ऑब्टेन कैसे करोगे ये समझो आप। इस फिगर पे फोकस करना है ना, ये जो फिगर आपको दी जा रही है इस पे फोकस करिएगा। ये जो वेज है, ये वेज का ये पॉइंट है ना, वेज का ये पॉइंट, ये लेफ्ट साइड जा रहा है, और रॉड, तो हम इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो कर लें यार। अगर आप बताओ, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं, हम चाहें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल तरीके से भी आप कर सकते हैं इसको, किसी भी तरीके से कोई भी सिस्टम फॉलो किया जा सकता है इसमें। तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं इस फिगर को थोड़ा सा
लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मतलब ये वेज थोड़ा सा लेफ्ट चला गया, आप ऐसे दिखा रहा हूँ कि ये वेज पहले से लेफ्ट साइड पर चला गया मान लीजिए, और कितना डिस्टेंस लेफ्ट गया वो दिखा देते हैं आपको। मान लेते हैं कि ये वेज लेफ्ट साइड पर, ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉलो कर रहा हूं मैं, कि वेज का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड पर डेल्टा एक्स डब्ल्यू, ये वेज का डिस्प्लेसमेंट हुआ लेफ्ट साइड पर। नाउ जब ये वेज लेफ्ट साइड जाएगा तो ऑब्वियसली वो रॉड ऊपर हो जाएगी, तो हम रॉड को रीड्रॉ करेंगे, रॉड को फिर से ड्रॉ करते हैं, वो रॉड अब यहां पर आएगी इस पॉइंट पर रॉड को, तो रॉड को जब रीड्रॉ करेंगे तो ये रॉड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, रॉड थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट कर जाएगी, पहले के कंपेयर में ये रॉड ऊपर निकल जाएगी, थोड़ी सी शिफ्ट कर जाएगी, राइट लेफ्ट जा नहीं सकती वो। तो रॉड ने जो डिस्प्लेसमेंट किया ऊपर की तरफ, रॉड ने जो डिस्प्लेसमेंट किया ऊपर की तरफ, ये डिस्टेंस जितना ये ऊपर की तरफ गया, मतलब अपने प्रीवियस लोकेशन से जितना ये ऊपर की तरफ गया, ये डिस्टेंस ऊपर जाने वाला, इसको आप मान के चल रहे हो, इस डिस्टेंस को जो रॉड ऊपर की तरफ गया है इसको मान लो डेल्टा वाई रॉड है। अब इनमें क्या कनेक्शन होगा भाई, इन दोनों में क्या रिलेशन है, डेल्टा एक्स डब्ल्यू, एक्स tan अल्फा होगा। आप फिगर तो समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, मैं अगर वैसे, हाँ आंसर सही बोल रहे हो आप, फिगर अगर बाकी जो लोग नहीं समझ पा रहे उनको मैं फिर से एक बड़े डायग्राम में दिखा देता हूँ कि फिगर में किस तरीके के बोलो। ये मैंने वेज कहा था, मैं आपसे कह रहा हूँ कि वेज वाला पॉइंट लेफ्ट साइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसके करस्पॉन्डिंगली रॉड वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है। मैं आपको फ्रेश डायग्राम में दिखाऊं तो फ्रेश डायग्राम में मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं आप पूरा डायग्राम नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक लाइन दिखा दे रहे हैं आपको, आप बाकी उस मेन डायग्राम समझना है। वेज की सरफेस इधर आ गई और ये डिस्टेंस हमने कहा है यहाँ पर, ये जो डिस्टेंस बन रहा है आपका, ये डेल्टा एक्स वेज है, और रॉड जो थी वो ऊपर चली गई, रॉड जो ऊपर रॉड पहले यहाँ पर रखी गई थी, वो रॉड ऊपर चली गई, मतलब रॉड यहाँ आ गई। तो जब रॉड ये ऊपर चली गई तो इसके डिस्टेंस को आप यहाँ पर कुछ डिनोट कर रहे हो, इसकी डिस्टेंस को, रॉड वाले डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को आप डिनोट कर रहे हो कि ये रॉड डेल्टा वाई डिस्टेंस ऊपर चली गई। अब आप बता सकते हो, और ये एंगल थीटा है, मतलब यहाँ पर ये एंगल थीटा बन रहा है। सारे लोग आंसर दे पाएंगे या नहीं दे पाओगे कि क्या रिलेशन बनेगा इनके बीच में? यस सर, समझ आ गया। ये भी थीटा बनेगा, tan थीटा का बनेगा। तो tan थीटा का क्या रिलेशन बन रहा है, tan थीटा किसके बराबर बनेगा यहाँ पर? ध्यान से देखो, दो डेल्टा वाई आर अपॉन डेल्टा एक्स डब्ल्यू, मतलब कि रॉड का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेज का डिस्प्लेसमेंट, ये बनेगा। अब इसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, इसको दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दो, तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज डिवाइडेड बाय टाइम। और जब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यहाँ पर हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यहाँ पर हो गया, तो रिलेशन क्या बना फिर, क्या रिलेशन बना यहाँ पर? tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यूमरेटर के अंदर वेलोसिटी रॉड की हो गई और डिनोमिनेटर के अंदर वेलोसिटी किस चीज की हो गई यहाँ पर, वेज की। आया लॉजिक समझ में आपको? लॉजिक समझ में आ रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है, डिस्प्लेसमेंट मेथड कि वेज के डिस्प्लेसमेंट को और रॉड के डिस्प्लेसमेंट को आपस में कंपेयर किया जाए। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मेथड इसी को बोलते हो कि अगर एक बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रही है तो दूसरी बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी ये फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि एक बार अगर डिस्प्लेसमेंट रिलेट कर दिया उनका, तो डिस्प्लेसमेंट से उनकी वेलोसिटी को रिलेट किया जा सकता है और वेलोसिटी से उनके एक्सेलरेशन को रिलेट किया जा सकता है। बोले सही है कि नहीं, बताइए। यस सर। ठीक है, अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, मतलब इसका हमारे लिए काम क्या है? ठीक है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन तो बनाई आपने, लेकिन क्यों बनाया कंस्ट्रेंट इक्वेशन, ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनाने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, वो भी क्वेश्चन आता है ना कि हम जबरदस्ती कंस्ट्रेंट क्यों बना रहे भाई। तो हम जबरदस्ती नहीं बना रहे, देखिए हम क्या करने चाह रहे हैं। अब इसके मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन की जरूरत पड़ती क्यों है हमें। तो इसका मेन क्वेश्चन ये है कि मान लो आप इस वेज को, क्वेश्चन ये है कि इस वेज को हम लेफ्ट साइड पर फोर्स कर रहे हैं, मतलब इसको पुश कर रहे हो बाय द फोर्स, वेज को हम लेफ्ट साइड पर पुश करेंगे बाय द फोर्स ऑफ कैपिटल एफ। ग्राउंड को स्मूथ मान लीजिए, फ्रिक्शनलेस सरफेस मान लेते हैं, वेज को भी फ्रिक्शनलेस मान लेते हैं, ये भी फ्रिक्शनलेस सरफेस है। और अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ, है ना, क्वेश्चन ये है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज फर्स्ट पार्ट एंड साइमल्टेनियसली द एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, ये दूसरा पार्ट है आपका। ये कैसे निकाला जाएगा, वेज और रॉड की एक्सेलरेशन को कैसे निकालेंगे, ये मेन क्वेश्चन ये एक्चुअली। कंस्ट्रेंट इक्वेशन कभी मेन क्वेश्चन नहीं होता है, वो कंस्ट्रेंट इक्वेशन किसी क्वेश्चन के लिए
जस्ट एक इक्वेशन होती है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन है ना, तो वो इक्वेशन किसी क्वेश्चन के बीच में कभी आएगी। तो मेन प्रॉब्लम ये है, आपका क्वेश्चन ये है कि हम इसको पुश कर रहे हैं और यहाँ पर हमको फोर्सेस निकाल मतलब एक्सेलरेशंस निकालनी है। तो हम तो न्यूटन लॉ की वर्किंग पे गए अपने, हमने न्यूटन लॉ वर्किंग फॉलो की। न्यूटन लॉ वर्किंग में हमको ये समझ में आया कि पहले मैं इस वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो वेज के ऊपर कौन कौन से फोर्स आएंगे वो हम डायग्राम बना करके इमीडिएटली देख सकते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स आएंगे। तो ये मालूम चला कि वेज के ऊपर अगर आप फोर्स देखते हो, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम इस वेज का, तो इस वेज के ऊपर एक तो हम लोग लेफ्ट साइड पुश कर रहे हैं इसको बाय कैपिटल एफ, और इसका ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ। आपके हिसाब से और कोई फोर्स होगा क्या वेज के ऊपर, ग्रेविटी और इस एफ के अलावा? आप लोग के हिसाब से कोई और नॉर्मल। सर कहाँ नॉर्मल से फोर्स कहाँ से? एम सर जो रॉड और वेज का सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। अच्छा, और जिस फ्लोर पे इस वेज को रखा है उसकी वजह से? नॉर्मल। जी तो दो नॉर्मल आएंगे ना इसमें, यस दो नॉर्मल आएंगे। एक तो जो फ्लोर पे आपने रखा है उसकी वजह से नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल बाय फ्लोर, और एक नॉर्मल उस रॉड की वजह से लगेगा, लेकिन वो थोड़ा सा एंगल पर होना चाहिए जो रॉड वाला नॉर्मल आएगा, क्योंकि रॉड वाला नॉर्मल तो ऐसे आएगा ना परपेंडिकुलर, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, तो उसको हम थोड़ा सा 90 डिग्री एंगल पर दिखाएंगे, मतलब इस सरफेस के 90 डिग्री एंगल पर ऐसे। अब आप दिखा सकते हो, मतलब ये नॉर्मल फ्लोर की वजह से, ये नॉर्मल रॉड की वजह से, उसको एन दिखा रहे हैं। ये नॉर्मल बाय रॉड है, एनएफ मतलब बाय फ्लोर है। और इसका मोशन किस तरफ हो रहा? तो इसका मोशन हो रहा है लेफ्ट साइड की तरफ, मतलब इसकी जो एक्सेलरेशन है वो लेफ्ट साइड है। जिसको इसको लेफ्ट साइड पर मान लीजिए ए डब्ल्यू। तो याद करो एफ इक्वल टू एम ए की इक्वेशन कैसे बनाओगे? अगर मैं सिग्मा एफ बराबर एम ए की इक्वेशन बनाना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैंने राइट साइड को लिखा, राइट साइड हो गया ए डब्ल्यू। और मेरी एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ए और एफ हमेशा पैरेलल वाले रखने हैं आपको, ऑलवेज पैरेलल। तो ये जो ए डब्ल्यू है वो लेफ्ट साइड है, ए डब्ल्यू लेफ्ट है। तो अब आप देख लो इस फ्री बॉडी डायग्राम में ऐसा कौन सा फोर्स है जो कि लेफ्ट साइड दिख रहा है आपको? सर एफ माइनस एन साइन थीटा इज इक्वल टू ए डब्ल्यू आएगा। होगा ना, मतलब लेफ्ट, क्योंकि एक्सेलरेशन लेफ्ट है, तो मुझे इन फोर्सेस में लेफ्ट वाली फोर्स देखनी होगी। तो लेफ्ट वाली फोर्स कैपिटल एफ है। और ये भी देखना पड़ता है कि क्या किसी का कंपोनेंट तो लेफ्ट साइड पे नहीं जा रहा है, या फिर किसी का कंपोनेंट राइट साइड तो नहीं आ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, बाकी की फोर्सेस में कोई ऐसी फोर्स है जिसका कंपोनेंट लेफ्ट या राइट साइड पर होगा? एन साइन थीटा का नॉर्मल का एन साइन थीटा। कौन सा कंपोनेंट, और राइट होगा कि लेफ्ट होगा? तो ये समझ में आया कि सर राइट साइड होगा एन साइन थीटा का। हाँ, कि ये जो एन आप देख रहे हो ना, ये वाला एन, इस एन के कंपोनेंट करोगे तो एक डाउनवर्ड कंपोनेंट आएगा और एक लेफ्ट राइट साइड कंपोनेंट आएगा। तो जो राइट वाला कंपोनेंट है वो कितना आएगा? अब क्वेश्चन ये है कि कंपोनेंट कितना होगा, तो कंपोनेंट करने आने चाहिए वेक्टर के। तो ये तो कई बार आपसे कहा जा चुका है कि आपको वेक्टर के कंपोनेंट करना एक इंपॉर्टेंट टास्क है। तो कितना कितना कंपोनेंट आएगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक्चुअली ये एंगल थीटा बन जाएगा, तो आपका एन कॉस थीटा डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा और एन साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो आप क्या करेंगे, एफ माइनस एन साइन थीटा। समझ गए ये? बोलो भाई, समझ में आया आपको? हाँ बताओ। सर। हाँ सर एक तरीका एक्सेलरेशन निकालने का ये होता है ना, इससे एफ को टोटल मास से डिवाइड कर देते हैं सर, लेकिन यहाँ पे वो इसलिए नहीं लग रहा है ना क्योंकि जो रॉड है उसका मोशन मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए। टोटल मास से आप तब डिवाइड करते हो जब वो सारा का सारा मास एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो। अगर सारे मासेस सेम डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हो, ये दो अलग बॉडी मानी जाएगी ना, क्योंकि रॉड वर्टिकल मोशन कर रही है और वेज हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही है, तो ये कंबाइंड नहीं हो सकते कभी। ओके सर। ठीक है बच्चा, ये समझ में आया आपको? इक्वेशन समझ में आई? इक्वेशन ही मेन होती है यार। यस सर। हाँ, यस सर। अब रॉड पे आते हैं, रॉड की इक्वेशन कैसे बनेगी? तो रॉड की इक्वेशन कैसे बनेगी, तो रॉड का डायग्राम चाहिए होगा पहले। अच्छा, अभी तो हम लोग डायग्राम पर इतना इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम, लेकिन इसलिए भी इन्वेस्ट करते हैं कि मैकेनिक्स में जितना क्लियर डायग्राम आपके सामने होगा ना, आपकी थिंकिंग उतनी अच्छी होती है, मतलब सोचने का मन करता है। डायग्राम नहीं होता तो मन ही नहीं करता कुछ करने का। तो अब इस रॉड के ऊपर फोर्सेस दिखाएंगे, तो इस पर एक इसका वेट और इस पर भी नॉर्मल दिखाओगे आप। ये जो नॉर्मल लगा था उसका रिएक्शन तो आएगा ही। इन दो के अलावा कोई फोर्स नहीं होगी, इन दो के अलावा। तो ये छोटा है mg रॉड का, और ये वही नॉर्मल जो वेज के बीच में लग रहा था, जो कि वर्टिकल से थीटा एंगल पे था, वर्टिकल से थीटा, और ये मास m है। इसका मोशन किस तरफ हो रहा है? रॉड का मोशन हो किस तरफ रहा है?
हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लेफ्ट, राइट, किधर जा रहा है? वर्टिकल, वर्टिकल। तो इसका मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है इसका मोशन। तो अगर इसकी मोशन ऊपर की तरफ हो रही है और उसका एक्सेलरेशन आपने AR माना हुआ है, तो इसके लिए न्यूटन लॉ जब लगाएंगे तो छोटा मास इंटू AR, छोटा मास इंटू AR, ये सेकंड इक्वेशन। बट ध्यान रखिएगा AR वर्टिकल है, AR की जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल है। तो अब आप वर्टिकल फोर्स चेक करो, लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में आप देखो, n cos थीटा माइनस mg। समझ गए ना कि n cos थीटा माइनस mg क्यों लिखेंगे यहाँ पर? बाकी लोग को समझ में आ रहा है? इक्वेशन इक्वेशन बनाना समझ गए आप? न्यूटन लॉ की इक्वेशन बनाना समझ जाओ पहले। यस सर। हाँ, अब सॉल्व करना है आपको, लेकिन सॉल्व कैसे करोगे? इन दो इक्वेशंस में नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? तो AR अननोन क्वांटिटी है, AW अननोन क्वांटिटी है, नॉर्मल बाय रॉड अननोन क्वांटिटी है, 3 अननोन्स हैं और इक्वेशन 2 है। अननोन 3 हो गए, इक्वेशन 2 हो गई, मैथ भी नहीं सॉल्व कर पाएगा इसको। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि एक एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए होगी, सिंस N, AW और AR आर 3 अननोन्स, तो आपको एक इक्वेशन तो और चाहिए होगी ना मैथ में। वी नीड वन मोर इक्वेशन। और वो इक्वेशन कहां से लाओगे आप बताओ? अब और इक्वेशन कहां से लाए हम? क्योंकि न्यूटन लॉ के इक्वेशन तो बना दिए और इक्वेशन, कंस्ट्रेंट, हाँ, कंस्ट्रेंट तो इक्वेशन। वो तो दैट इज फुलफिल्ड बाय द कंस्ट्रेंट। उसके लिए आप कंस्ट्रेंट इक्वेशन का सहारा देते हो कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन से हमको वो तीसरी इक्वेशन मिल जाती है जिसके के थ्रू हम अपना आंसर ला सकते हैं। और कंस्ट्रेंट इक्वेशन इस क्वेश्चन के लिए क्या बन रहा है? दैट tan थीटा इक्वल्स टू VR अपॉन VW। तो इसी को हम एक्सेलरेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, tan थीटा बराबर AR अपॉन AW करके। तो हम तीसरी इक्वेशन ये बनाएंगे, AR इक्वल टू AW tan थीटा। ये हमारी तीसरी इक्वेशन हो गई जो कंस्ट्रेंट है। अब कंस्ट्रेंट कैसे आया इसकी हम लोगों ने अलग से वर्किंग दिखाई है, आपको पीछे करके दिखाया मैंने इस एग्जांपल में कि कंस्ट्रेंट की वर्किंग कैसे होगी। बट कुल मिलाकर आपको ये समझ में आ रहा है कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन आपकी एक लैक ऑफ इक्वेशंस को पूरा कर देता है। मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस में क्या होता है कि बिना कंस्ट्रेंट के अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आपको हमेशा कम रहेगी, तो उसके लिए आप कंस्ट्रेंट इक्वेशन का सहारा ले लो। अब आप इस क्वेश्चन को मुझे देख करके बताओ आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस सर। सारे स्टेप्स क्लियर हो गए? यस सर। तो ये बहुत फेमस एग्जांपल है, मतलब एडोब के अंदर भी मिल जाएगा आपको और हर एक बुक में, हर एक टेस्ट सीरीज में, हर एक कोचिंग में, सब जगह पर मिलेगा ये। अब यार बच्चा ना एक पॉइंट और होता है इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर आया, मैंने कहा था ये जो मेथड मैंने आपको दिया है ये मेथड कहलाता है मेरा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मेथड। यानी डिस्प्लेसमेंट को ही कंपेयर किया आपने। अब मैं वापस आपकी तरफ ये आ रहा हूँ कि मैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन किसी और तरीके से भी निकाल सकता था। सर जी सर इसी क्वेश्चन में जो ऊपर m रखा है मतलब रॉड, सर वो एक सर्टेन टाइम पे सर पीछे भी तो जाएगा। मतलब जब हम लोग राइट साइड फोर्स लगाएंगे तो m मतलब एक लेफ्ट साइड भी जाएगा और ऊपर साइड भी जाएगा। कौन सा है? छोटा सर ये रॉड? रॉड जी सर। नहीं तो रॉड के अगल बगल तो आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है ना, वो जाएगा कैसे? नहीं तो सर मतलब रेस्ट्रिक्शन से पहले तो मतलब जाएगा जब तक कि वहां पे वो टच नहीं हो जाता उस वाले बार पे। नहीं तो ये परमानेंट रेस्ट्रिक्शन है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अरे क्वेश्चन वो कांटेक्ट में है नहीं नहीं दोनों अच्छा चीजें। ठीक सर, वो उससे समझ में नहीं आता सर। ठीक है सर। अच्छा देखो, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अब आपको ना एक दूसरा तरीका दे रहा हूँ जिसमें कंस्ट्रेंट इक्वेशन लानी है आपको। तो कंस्ट्रेंट एक दूसरा तरीका है, हो सकता है कि ये तुम्हें ज्यादा इजी लगे। अनदर वे ऑफ कंस्ट्रेंट, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को एनालाइज करते हो, किस तरीके से इक्वेशंस बनाते हो। आपको कौन सा, मेरे को तो देखिए ये जो मेथड है, ये जो पीछे वाला था, ये कहलाता है आपका वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मेथड। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये आपने दोनों के डिस्प्लेसमेंट निकाले और आपस में कंपेयर कर लिया उसको। अब आप इसको दूसरे तरीके से करिए। ये देखो इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो वेज है, अब ध्यान से सुनना यार, वेज का मोशन है लेफ्ट साइड पर हो रहा है, मोशन ऑफ वेज लेफ्ट साइड पर। इसकी क्या वेलोसिटी है अगर हम बात करें तो इसकी वेलोसिटी हम लोगों ने मानी VW। और रॉड का मोशन ऊपर की तरफ है, मोशन ऑफ रॉड अप साइड पर है। ये दो डायरेक्शंस में वेलोसिटी हो रही है, तो एक VW और एक VR। मेरा स्टेटमेंट सुनना यहाँ पर, मेरा स्टेटमेंट ये है वेलोसिटी ऑफ रॉड
रिलेटिव टू वेज। आपने पूछे मेरी हेडिंग पढ़ी थी, मेरी हेडिंग क्या थी यार? कांटेक्ट में बने रहने की मजबूरी क्या होती है ये बताइए। अगर एक ब्लॉक को किसी सरफेस के कांटेक्ट में बने रहना है तो क्या वो ब्लॉक सरफेस के पैरेलल ही नहीं चलेगा हमेशा? बताएं। यस सर। आप ऐसे देखो, मैं आपको एक ऐसे रेक्टेंगुलर फिगर बनाऊं, अभी हटा देंगे इसको, लेकिन आपसे कहा जाए कि ये मान लो एक सरफेस है, मतलब ये कोई फ्लोर है, और इस फ्लोर के ऊपर हमने कोई ब्लॉक रखा। इस फ्लोर के ऊपर आपने कहा कि कोई ब्लॉक है, और ये ब्लॉक जिंदगी भर इस फ्लोर से बना रहेगा, टच बना रहेगा उसका, मतलब ये ब्लॉक कभी भी फ्लोर को छोड़ेगा नहीं। तो अब बताओ ये ब्लॉक कैसे चलेगा, इसका मोशन किस तरफ होगा? क्या ये ब्लॉक ऊपर जा सकता है? क्या नहीं इस सर, ब्लॉक, पैरेलल चलेगा फ्लोर के, अगर इसकी उसके ऊपर हमेशा। मजबूरी यही तो है ना, कंस्ट्रेंट इसी बात का तो है कि इस ब्लॉक को हमेशा इस फ्लोर के ऊपर रहना है, कांटेक्ट में रहना है, उसके टच में रहना है। तो ब्लॉक उस फ्लोर पे किसी भी डायरेक्शन में चले, उस फ्लोर पे आप राइट साइड चल लो, फ्लोर पे आप इधर चल लो, फ्लोर पे आप इधर चल लो, फ्लोर पे आप ऐसे चल लो। आप दिन भर अपने घर में चलते नहीं हो क्या? दिन भर अपने कमरे में आप किसी न किसी डायरेक्शन में तो चलते ही हो। तो क्या आप जमीन से उठ करके चलते हो? क्या आपके पैर जमीन से कांटेक्ट छोड़ देते हैं आपका? नहीं छोड़ते। तो अगर आपको फ्लोर पे बने रहना है तो फ्लोर पे आप चाहे जिधर मर्जी चलो, लेकिन चलोगे आपकी डायरेक्शन फ्लोर के अलोंग रहेगी। इस बात को समझ लीजिए आप। और यही कंसेप्ट मैं यहां पर लगाने जा रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ रॉड रिलेटिव टू वेज मस्ट बी, इट मस्ट बी पैरेलल टू वेज। अब ये लाइन समझ लो आप क्यों कह रहे हैं, लॉजिकल पोर्शन है यार, ये लॉजिकल पोर्शन है। ऐसा क्यों कह रहा हूं कि रॉड की वेलोसिटी वेज के रिस्पेक्ट में वेज के पैरेलल ही होनी चाहिए? क्योंकि देखिए जब आप ये कहते हो रिलेटिव टू वेज, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर ये बनती है कि हमारा ऑब्जर्वर कहां पर है। रिलेटिव टू वेज बोलने का मतलब हमने ऑब्जर्वर को कहां पे ले रखा है? बताओ कहां पर ऑब्जर्वर को प्लेस करते हो जब आप ये लिखते हो कि रिलेटिव टू वेज है? तो सर वेज के ऊपर। वेज के ऊपर करेंगे। अच्छा, तो वेज के ऊपर किया। अब देखो, तो इसका मतलब ये रिलेटिव का फिजिकल मतलब आपको ये बताया गया था कि रिलेटिव रिलेटिव करने का मतलब कि आप अपना ऑब्जर्वर वेज पे लेके जाओ। और उसके बाद क्या वेज को मोशन में मानते हैं? अगर हम जिसके रिलेटिव देखते हैं क्या उसको मोशन नहीं में सर, मानते हैं? रिलेटिव वाला उसको चैप्टर रेस्ट पे कंसिडर। हाँ, तो इसका मतलब हम ये मानते हैं कि वेज हमारा रेस्ट पे है, मान लेते हैं कि वेज रेस्ट पे है। अब हम इस रॉड के बारे में बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस रॉड की जो वेलोसिटी है वो रिलेटिव करके निकालिए। तो रॉड की रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो रिलेटिव की डेफिनेशन लगा देंगे। रिलेटिव की डेफिनेशन के हिसाब से अगर चलेंगे तो क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू वेज निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ रॉड माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज, या आपसे मैंने ये भी कहा था कि जिसके रिलेटिव आप निकालना चाहते हो उसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में ऐड कर दो। तो हम रॉड की वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं जो कि ऊपर की तरफ है। हम रॉड की वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं ऊपर की तरफ, और वेज के रिस्पेक्ट में निकालना चाह रहे हैं। तो वेज की वेलोसिटी जो कि लेफ्ट साइड है उसको रिवर्स कर देते हैं, पहले राइट साइड हो जाता है, और रॉड में ऐड कर देते हैं, यानी इधर। अब इससे जो रिजल्टेंट आएगा वो हम कह देंगे कि ये जो वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर वेलोसिटी ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू वेज है। और इसके बारे में कह रहा हूं कि ये पैरेलल टू वेज होना चाहिए, इट मस्ट बी पैरेलल टू वेज। तो ये अगर वी आर है, ये वी डब्ल्यू है, और ये लाइन ग्रीन ग्रीन वाली लाइन वेज के पैरेलल है, और वेज थीटा एंगल पर है, तो फिर क्या ये ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पर थीटा एंगल नहीं बन जाएगा? जहां पर ये रेड और ग्रीन एरो मिल रहे हैं आपके, जहां पर रेड और ग्रीन एरो मिल रहे हैं, क्या ये एंगल थीटा नहीं बनेगा? बताएं। अगर यहाँ पर थीटा एंगल है वेज का और ये लाइन पैरेलल चल रही है, उसी के पैरेलल ग्रीन वाली लाइन चल रही है, तो क्या यहाँ पर आप उसी एंगल थीटा पे नहीं आ गए? यस सर। यस सर। तो क्या बनेगा टेन थीटा? फिर अगर ये एंगल भी थीटा बन रहा है तो टेन थीटा क्या बनेगा उस वेलोसिटी वाले ट्रायंगल के? वी आर अपॉन वी डब्ल्यू। टेन थीटा बराबर वी आर डिवाइडेड बाय वी डब्ल्यू। इसी को तो मैं पीछे कह रहा हूँ आपसे कि जो चीज आपने डिस्प्लेसमेंट करके निकाली है, टेन थीटा करके डिस्प्लेसमेंट फिर टाइम से डिवाइड करके वी आर बाई वी डब्ल्यू, वो हम डायरेक्ट भी ला सकते थे अगर हम इस स्टेटमेंट को फॉलो कर लें। इसको ना आपको अपने माइंड को समझाना पड़ेगा। अपने माइंड में पहले आप कन्विंस करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और थोड़ा सा ना किताब से बाहर निकल के सोचो। आप इसको थोड़ा सा किताब से बाहर निकाल के सोचो।
आप अपना हाथ दीवार पे रख लो, अपना हाथ दीवार पे रखो, और अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका हाथ दीवार से हटना नहीं चाहिए। अब बताओ अपने हाथ को आप कैसे मूव कर सकते हो? अपनी पांचों उंगलियां दीवार पे रख दो, पंजा। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके लिए एक मजबूरी ये है, आपकी एक लिमिटेशन दी जा रही है कि आपका वो पंजा दीवार से कांटेक्ट से छोड़ना नहीं चाहिए, आपका दीवार पे कांटेक्ट बने रहे। उसके बाद अगर आप अपने हाथ को मूव करते हो तो किधर मूव करोगे आप? तो उसी की प्लेन में करेंगे दीवार पे। उस दीवार पे ही तो चलाओगे, आगे पीछे दीवार पे जहां मर्जी चला लो आप, लेकिन क्या उस दीवार के परपेंडिकुलर चला सकते हो आप? नो सर। नो सर। नो सर। तो उसके पैरेलल चलाओ, पैरेलल में आप कोई डायरेक्शन ले सकते हो, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हो सकते आप, क्योंकि जैसे ही आप परपेंडिकुलर होगे आपका हाथ दीवार से कांटेक्ट छोड़ देगा। तो अगर आप कांटेक्ट में रहना चाहते हो, यही तो कंस्ट्रेंट ऑफ कांटेक्ट है, कि कांटेक्ट में बने रहने की मजबूरी ये है कि हम उस सरफेस के पैरेलल चले। पकड़ पाए लॉजिक को? नहीं? यस सर। बात समझ में आ गई? सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको यार। आपने स्टडी टेबल पे ले लो, अपने स्टडी टेबल पर आप अपनी किताब को मूव कराओ, जैसे मर्जी मूव करो, जैसे ही आप किताब उठाओगे कांटेक्ट छूट जाएगा, क्योंकि आपने वर्टिकल मोशन दे दी उसे। टेबल पर आप चाहे जहां मर्जी उसको आप रगड़ते रहो, ड्रैग करते रहो, कुछ नहीं होगा। पैरेलल टू टेबल आप चला रहे हो, कांटेक्ट बना रहेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका, और इसी को मैं यहाँ पर कंसेप्ट बना करके यूज कर रहा हूँ, इसी को मैं कंसेप्ट बना करके यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है बच्चा, बोलो। यस सर। चलिए, एक लॉजिक और है, मैं बता दे रहा हूँ, मेथड सारे बता दूंगा, लेकिन आपको देखो, आप देखिए जब हम लोग 3 मेथड बताते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको तीनों से करना है। मतलब ये होता है कि तुम्हें जो आसान लगे भाई, क्योंकि आप इतने स्टूडेंट्स हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, सबका ब्रेन अलग अलग तरीके से काम करता है। तो आपको जो चीज समझ आए वो लगाना। आपको लगता है कि नहीं यार ये मेथड मेरे को समझ में आ रहा तो ये लगा लो, आपको लगता है कि ये मेथड समझ में आ रहा तो ये लगा लो। ये भी हो सकता है कि दोनों ही ना समझ में आए हों, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ठीक है, उनके लिए भी एक और मेथड है, बट इसके बाद कोई मेथड नहीं है, 3 मेथड्स के बाद कोई मेथड नहीं है। तो आपको इन 3 में से एक चुनना पड़ेगा। इनमें से एक चुन लो कि आपको कौन सा मेथड इनमें से ज्यादा कन्विंसिंग लगता है, और न्यूमेरिकल करने के लिए कम टाइम कौन से इसमें लगेगा, ये देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारी पसंद के हिसाब से सब कुछ नहीं चलेगा। तो वेलोसिटी ऑफ वेज और वेलोसिटी ऑफ रॉड, थर्ड मेथड, थर्ड वे, तीसरा तरीका जो है वो ये है। तीसरे तरीके में आपसे ये कहा जाता है कि जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along normal should be equal। ये तीसरा कंसेप्ट है। तो इसमें नॉर्मल लाइन कहां पर है? देखो, रॉड और वेज के बीच की पहले आप नॉर्मल बनाओ। तो रॉड और वेज के बीच में पहले आप एक नॉर्मल लाइन बनाएंगे तो ये बनेगी नहीं, ये लाइन आपकी नॉर्मल बनी। दिस इज नॉर्मल बिटवीन वेज एंड रॉड। अब आप इस नॉर्मल के अलोंग VW का कंपोनेंट करिए, वेलोसिटी VW को रिजॉल्व करो, तो क्या आंसर आएगा बता रहे? देखो, अगर मुझसे कोई पूछे कि कंपोनेंट ऑफ VW अलोंग नॉर्मल क्या बनेगा, तो अब देखते हैं इसका नॉर्मल के अलोंग क्या कंपोनेंट आएगा। उसके लिए मुझे ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है ये। तो अगर यहाँ अल्फा एंगल बन रहा है, अब आप देखना है एंगल कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो कि ये अल्फा एंगल बनेगा अगर, तो इसके एडजेसेंट में ऑल्टरनेट एंगल अल्फा बन जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा नॉर्मल और VW के बीच में, ये एंगल बनेगा 90 माइनस अल्फा। और इस हिसाब से VW का कौन सा कंपोनेंट नॉर्मल की तरफ जाएगा? बताओ, आप लोग बताओ। VW sin थीटा, sin अल्फा। VW sin अल्फा, ठीक है ना, क्योंकि इधर अल्फा बन रहा है। अच्छा, अब आप बताओ कंपोनेंट ऑफ रॉड की वेलोसिटी यानी कि VR, वो कितना आएगा अलोंग नॉर्मल? अगर रॉड की वेलोसिटी को हम नॉर्मल के अलोंग रिजॉल्व करके देखें तो उसका कंपोनेंट VR cos अल्फा। तो हाँ, तो रॉड नॉर्मल के साथ अल्फा एंगल पर है, ये एंगल अल्फा है, तो VR का कंपोनेंट करोगे ना इस वेलोसिटी ऑफ रॉड का, तो रॉड की वेलोसिटी का कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में जब करेंगे तो वो बनेगा VR cos अल्फा। अब इनको इक्वेट कर दो, ये इनको इक्वल कर दो, यानी कि VW sin अल्फा बराबर
वी आर कॉस अल्फा। इससे क्या हो जाएगा, tan ऑफ अल्फा बराबर वी आर डिवाइडेड बाय वी डब्ल्यू। फिर सेम कंसेप्ट आ गया, सेम रिजल्ट आ गया। ठीक है, 3 मेथड बता दिए आपको, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मेथड, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड एंड कंपोनेंट मेथड। जो आपको समझ में आए वो फॉलो कर लो, वो आसान है। तो कुछ क्वेश्चंस और है, देखो अभी यहाँ पर। जैसे एक क्वेश्चन ये है, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर एक किताब के अंदर मिलता है। ये कुछ वो क्वेश्चन है जो क्लासिक क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट आपको सब जगह मिलेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जाए कि क्या वेलोसिटीज होंगी, मतलब इस क्वेश्चन की बात कर लें, तो ये सिलेंडर जो है वो दो वेज के कांटेक्ट में है। लेफ्ट वाला वेज लेफ्ट साइड पर u वेलोसिटी से चल रहा है, राइट वाला वेज राइट साइड पर 2u वेलोसिटी से चल रहा है। तो क्वेश्चन है कि बताओ सिलेंडर की क्या वेलोसिटी होगी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर। तो अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे सिलेंडर की वेलोसिटी क्या होगी। इफ ये दे रखा है, इफ इट इज इन कॉन्टैक्ट, ये मजबूरी है इसकी, इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ बोथ वेजेस। मतलब ये आपको दे रखा है कि वेज को छोड़ना नहीं है, चिपके रहना है उसके साथ, छोड़ नहीं सकते आप। इसी मजबूरी की वजह से हम कह रहे हैं कंस्ट्रेंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कंस्ट्रेंट ऑफ बीइंग इन टच विथ अदर सरफेस। तो ये बताओ, देखो बच्चा इसमें क्या कर सकते हैं ना, देखो सबसे पहले, अच्छा ट्रिक्स जो होती है वो कुछ टाइम तक काम करती हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा यार कौन सा मेथड ठीक ठाक है। मतलब देखो, तो मैं एक मेथड ये फॉलो कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले बना देता हूँ। मुझे जिसकी वेलोसिटी निकालनी है, मुझे वेलोसिटी निकालनी है सिलेंडर की, तो लेट वेलोसिटी ऑफ दैट सिलेंडर इज, मैं उसको कुछ मान लेता हूँ, उसको कुछ वैल्यू मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि वो ए आई कैप प्लस बी जे कैप है, जिसमें ए और बी हमको निकालने हैं। मैंने उसकी वेलोसिटी पहले मान ली, और मैं यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी मेथड लगा रहा हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड ज्यादा, देखो क्योंकि यहाँ पर आपको सिलेंडर के वेलोसिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसका डायरेक्शन भी नहीं पता आपको। तो जब उसका डायरेक्शन भी नहीं पता तो कंपोनेंट करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। जब मुझे यही नहीं मालूम कि सिलेंडर की वेलोसिटी है किस डायरेक्शन में, तो हम कंपोनेंट कैसे कर पाएंगे उसको। तो ठीक है, कंपोनेंट मेथड आसान जरूर है, लेकिन कंपोनेंट मेथड का फायदा तो तब है जब आपको कम से कम दोनों के डायरेक्शंस तो पता हो कि कौन सी बॉडी किधर जा रही है। इसमें वेज के बारे में तो पता है कि वेज किधर जा रहे हैं, सिलेंडर के बारे में कोई आइडिया ही नहीं कि वो डाउनवर्ड जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल जा रहा है कि लेफ्ट जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो। तो आप कैसे रिजॉल्व कर लोगे एक वेक्टर जिसकी डायरेक्शन ही नहीं पता, उसको रिजॉल्व कैसे करोगे। तो इसका मतलब कंपोनेंट मेथड तो काम होगा नहीं, यहाँ पर कंपोनेंट मेथड से तो फायदा हो नहीं रहा हमको। तो कंपोनेंट मेथड नहीं लगा सकते, तो अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप डिस्प्लेसमेंट मेथड लगाओ या रिलेटिव वेलोसिटी का मेथड लगाओ। मैं रिलेटिव वेलोसिटी को प्रेफर करने जा रहा हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर मैंने मान लिया। अब इसके बाद क्या करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर रिलेटिव टू, मैं इसको नाम देता हूँ, ये वेज 1 है और ये वेज 2 है, तो रिलेटिव टू वेज 1। तो जरा वेज 1 के हिसाब से अगर मैं इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालता हूँ तो क्या बनेगी, देखो, यानी वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर रिलेटिव टू द वेज 1। तो इसके लिए सिलेंडर की वेलोसिटी में से वेज 1 की वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। तो सिलेंडर की, अच्छा वेज 1 की वेलोसिटी है कितनी, तो वेलोसिटी ऑफ वेज 1 अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वो माइनस यू आई कैप है, एंड वेलोसिटी ऑफ वेज 2 लिखना चाहेंगे वेक्टर फॉर्म में तो 2 यू आई कैप है। तो जब यहाँ पर वीसी माइनस वी1 करेंगे तो ये बेसिकली सिलेंडर की वेलोसिटी में से वेज 1 की वेलोसिटी को जब माइनस करेंगे तो ये कुल मिलाकर के बनेगा आपके लिए ए प्लस यू आई कैप और प्लस बी जे कैप। ठीक है, हाँ ना बोल दीजिए भाई, सही है अगर यहाँ तक ना, स्टेप यहाँ तक जी सर, सही जी सर। जी। अब हमने कहा था कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है ना, ये जो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू वन रिलेटिव निकालो, इसके बारे में कहा था इट मस्ट बी पैरेलल टू वेज 1। ये कंसेप्ट है मेरा कि जो ये रिलेटिव वेलोसिटी है ये इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं ना, इस रिलेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इस रिलेटिव वेलोसिटी को जरा डायग्राम से देखो, तो डायग्राम के हिसाब से इसको कैसे दिखाओगे। अगर मुझे इस रिलेटिव वेलोसिटी को डायग्राम में दिखाना हो तो a प्लस यू उसका x कंपोनेंट है,
तो a प्लस यू एक्स कंपोनेंट और b जे कैप, यानी कि ये y कंपोनेंट हो गया इसका। बात समझ में आ रही है आपको कि a प्लस यू आई कैप और प्लस b जे कैप। जी सर। अब एक और बात बताओ, अगर हमने ये कहा है, सुन लीजिए, मैंने ये कहा है कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी निकाली है आपने, यानी ये वेक्टर a प्लस यू आई कैप और प्लस b जे कैप, ये वेक्टर किसके पैरेलल है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, वेज की इनक्लाइंड सरफेस के पैरेलल है। ये जो वेज का आप इनक्लाइंड सरफेस देख रहे हो इसके पैरेलल, इट इज पैरेलल टू द इनक्लाइंड सरफेस ऑफ वेज। तो दो पैरेलल लाइंस का स्लोप अलग अलग आता है या सेम आता है, ये बताओ आप। अगर दो चीजें पैरेलल हैं, दो लाइंस पैरेलल हैं, सेम है सर। तो अगर ये पैरेलल टू द वेज वन है तो क्या ये स्टेटमेंट कहना सही है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर विथ रिस्पेक्ट टू वन इज सेम एज द स्लोप ऑफ वेज वन? बोलो, स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं कि दोनों की स्लोप? और एक वेक्टर का स्लोप कैसे निकाला जाता है, किसी वेक्टर क्वांटिटी का स्लोप उसके कंपोनेंट से कैसे निकालते हैं? स्लोप ऑफ एनी वेक्टर y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। हाँ, तो इसका y कंपोनेंट क्या है? सर एक बार ये स्लोप वाला फिर से बता दीजिए। पैरेलल है भाई, पैरेलल है, रिलेटिव वेलोसिटी और वेज वन पैरेलल हैं, तो पैरेलल डायरेक्शन की दो लाइंस सेम स्लोप की होती है ना, सेम एंगल पर बनते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है सर, ठीक है सर। और वेक्टर का स्लोप निकालने के लिए हमेशा आप y कंपोनेंट को x कंपोनेंट से डिवाइड करते हो, स्लोप ऑफ वेक्टर निकालने के लिए। तो y कंपोनेंट यहाँ पर b है, x कंपोनेंट a प्लस यू है, ये तो हो गया वेक्टर का स्लोप। और वेज वन का स्लोप देख लो, वो 30 डिग्री के एंगल पर है, लेकिन आपको मैथ पता होनी चाहिए कि स्लोप निकालते वक्त आप एंगल किस साइड से देखते हो। अगर आपको इस वेज वन का स्लोप निकालना है तो आप tan 30 तो लगाओ, लेकिन tan थीटा लगाओ, लेकिन 150 लगाएंगे। ये तो पता है ना आपको कि स्लोप निकालने के लिए आप हमेशा पॉजिटिव साइड से एंटी क्लॉकवाइज एंगल देखते हो। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड से एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल देखा जाता है। बोलो भाई। जी सर। यस सर। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, है ना। अब एक काम करेंगे, सेम प्रोसेस करते जा रहे हैं, सेम प्रोसेस। तो सेम प्रोसेस किसके में करने जा रहे हैं, सुनो। नाउ वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर रिलेटिव टू वेज 2, तो ये कैसे निकालेंगे? और तो ये निकालने के लिए क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर विथ रिस्पेक्ट टू वेज 2 निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर में से वेलोसिटी ऑफ वेज 2 को माइनस करेंगे, और वेज 2 की वेलोसिटी ये है 2 यू आई कैप, और सिलेंडर की वेलोसिटी ये है। जब माइनस करेंगे तो वो a माइनस 2 यू आई कैप और प्लस b जे कैप होगा। और ये किसके पैरेलल है? तो वेलोसिटी ऑफ वेज सिलेंडर विथ रिस्पेक्ट टू वेज 2, ये पैरेलल टू वेज 2 है, ये पैरेलल टू वेज 2, यानी कि इसका स्लोप और वेज 2 का स्लोप सेम होना चाहिए। तो इस वेक्टर का स्लोप निकालने के लिए इसके y कंपोनेंट b को डिवाइड करेंगे इसके x कंपोनेंट a माइनस 2u से बराबर, और वेज 2 की स्लोप निकालते हैं। तो वेज 2 का स्लोप वो भी 30 डिग्री एंगल पर है, तो स्लोप ऑफ वेज 2 वो भी आपका tan 150 डिग्री हुआ। ये दूसरी जी सर, जिस सरफेस के वो मतलब पैरेलल चलेगा सर, वो तो 90 डिग्री है उसका स्लोप। ओ सॉरी, हाँ बच्चा, एक मिनट यार, गड़बड़ हो गया। a माइनस 2 इक्वल 2u इक्वल 0। सही बोल रहे, मेरी से मिस्टेक हुई है, राइट। क्योंकि सिलेंडर वेज 2 के वर्टिकल सरफेस को टच कर रहा है, सॉरी ये मिस्टेक हुई। सिलेंडर वेज 2 के वर्टिकल सरफेस को टच कर रहा है, तो वर्टिकल लाइन का स्लोप देखेंगे यार, सॉरी कितना होगा यहाँ पर स्लोप, मतलब इस वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना होता है। अगर एक लाइन वर्टिकल है तो स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इनफिनिटी, नॉट डिफाइंड, मतलब tan 90 हो गया ना एक तरीके से, इनफिनिटी। सॉरी बिल्कुल सही, आपने थैंक यू बच्चा, करेक्ट कर दिया। अब इसका आंसर बताओ क्या आएगा। ये दो इक्वेशंस हो गई हैं, a और b को लेकर के दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन जहां tan 150 लिखा है और सेकंड इक्वेशन जहां tan 90 लिखा है, तो ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आएंगी आपकी, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब इनको सॉल्व करना होगा। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या बन रही है वो देख लो। दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो बन रही है वो tan 150 की वैल्यू बताएंगे कितनी होती है भाई? माइनस रूट 3, 1 बाय रूट 3, माइनस 1 बाय रूट 3, माइनस 1 बाय रूट 3, मतलब सही है ना। तो चलो, तो इसका मतलब माइनस ऑफ रूट 3 इंटू बी इक्वल टू a प्लस यू, फर्स्ट इक्वेशन। इस फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा लिख देते हैं,
और ये जो सेकंड है tan 90 इन्फिनिटी है, मतलब कि इन्फिनिटी तब आएगा जब डिनोमिनेटर का a माइनस 2u 0 आ जाए। तो दूसरी इक्वेशन ये हो गई a माइनस 2u बराबर 0, ये सेकंड इक्वेशन। तो आपको a तो डायरेक्ट मिल गया, नहीं मिला अभी, सेकंड वाली इक्वेशन से a तो आ गया ना। अगर यहाँ पर tan 90 मतलब इन्फिनिटी लाना है आपको, तो डिनोमिनेटर में a माइनस 2u को 0 करो, इसका मतलब a बराबर 2u। तो a की वैल्यू 2u के बराबर सॉल्व हो जाएगी, और a को फिर आप फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, a बराबर 2u को फर्स्ट इक्वेशन में रखो, a इक्वल्स टू 2u इन द फर्स्ट इक्वेशन, और उससे देखो कि b कितना आता है फिर। तो -3u माइनस, 3u। हाँ, तो अब आप a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लो सिलेंडर की क्या वेलोसिटी है। सर सेकंड वाली इक्वेशन को ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं कि b अपॉन a माइनस 2u है, तो मतलब ये tan 90 के इक्वल है, तो tan 90 को 1/0 रख दिया। 1/0 रख के अगर करेंगे सर, तो फिर उसके हिसाब से b की वैल्यू सर 1 आएगी। ये जरूरी थोड़ी ना है कि 1/0 ही केवल इन्फिनिटी हो भाई, 10/0 भी इन्फिनिटी हो सकता है। वो तो सिमिलर डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं यार, तरीका ये लगाएगा मैथ वाला यार। आ गया सिलेंडर की वेलोसिटी, आ गई नहीं आ गई इसमें देखो सर इसमें ये tan 150 कैसे है बता दीजिए, तो कनेक्शन चला गया था, सुन नहीं पाया पहली। भैया। स्लोप कैसे निकालते हो किसी लाइन का मैथ में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आओ, मेरे पर नहीं। स्लोप एक लाइन का हाँ कैसे सर वो समझ गया, वो स्लोप y कंपोनेंट अपॉन x होगा, और tan 150 के लिए उधर से पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन से ले रहे हैं ना। हाँ तो वही तो किया है tan 150। बस ठीक है सर, समझ ठीक। चलिए ये देखो आप, एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये दो मासेस हैं, और इसमें m2 जो मास है ना, m2 मास, इसको हम लोग लेफ्ट साइड पर पुश कर रहे हैं। m2 को लेफ्ट साइड पुश कर रहे हो आप किसी फोर्स की वजह से, कुछ फोर्स लगा करके इसको लेफ्ट साइड पर पुश कर रहे हैं। मान लो वो फोर्स F है, ठीक है ना, F फोर्स लगा करके लेफ्ट साइड पर पुश कर रहे हो, और ये एक वॉल है यहाँ पर, मतलब ये एक वॉल है और ये फ्लोर है। तो ये बताइए m2 का मोशन किस तरफ होगा? आपको डायरेक्शन पता चल पा रही कि नहीं चल पा रही है? मोशन ऑफ m2 अगर वो फ्लोर पे है तो मतलब हाँ, ये तो पक्का है ना कि लेफ्ट जाएगा वो। बाकी लोग पता नहीं क्यों, मतलब हमें समझ नहीं पा रहे कि आप ये क्यों नहीं सोच पा रहे हो कि लेफ्ट या राइट किधर जाना है। आप लोग इतना शांत बैठे हो। तो इसको V2 मान लेते हैं, और ये M1 वाला ब्लू कलर से जो है वो कहाँ जाएगा? अगर वो दीवार से चिपका हुआ है तो कहाँ जाएगा? वर्ट जाएगा सर। तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसमें क्या रिलेशन बनेगा बताओ, इनमें रिलेशन बताओ। और मान लेते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये थीटा बन रहा है, ये एंगल थीटा बन रहा है, यानी कि ये एंगल भी थीटा कह सकते हो आप। तो क्या रिलेशन आएगा? तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट किस चीज के बीच में बन रहा है? ये जो M1 M2 के बीच में लाइन देख रहे हो, ये कांटेक्ट है। यहाँ पर ये कांटेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये वाली चीज, ये लाइन ऑफ कांटेक्ट है। यहाँ पर M1 और M2 एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ कंपोनेंट वाला कंसेप्ट लगा सकते हो कि जहां पर M1 M2 एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये लाइन, आप इस लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब कि नॉर्मल देखो आप। ठीक है बच्चा, मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, जो ये लाइन है जहां पर M1 M2 एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये लाइन एक दूसरे को टच करने वाली है। तो इसके परपेंडिकुलर, यानी कि नॉर्मल लाइन जो होगी, इसके परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल लाइन, भाई अगर ये टच करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल बनेगा। ऐसे मैं अलग से दिखा रहा हूं ताकि उस फिगर में गलती ना हो। तो आप बताओगे कि इस V1 का नॉर्मल के अलाउंग क्या कंपोनेंट होगा यार? इस V1 का नॉर्मल लाइन के अलाउंग क्या कंपोनेंट होगा? करके बताओ। ये जो वेक्टर V1 देख रहे हो, ये ऊपर जा रहा है, तो इसका नॉर्मल के अलाउंग क्या कंपोनेंट होगा? और नॉर्मल लाइन किधर की तरफ है बता दे रहे हैं आपको, नॉर्मल लाइन इधर है। अगर आप नॉर्मल लाइन चेक करना चाहते हो तो ये लाइन नॉर्मल है ऐसे, V1 sin थीटा। तो V1 का कौन सा कंपोनेंट नॉर्मल की तरफ जाएगा? वो हो गया V1 sin थीटा। अब आते हैं V2 का। तो V2 का कौन सा कंपोनेंट नॉर्मल की तरफ होगा? उसको करने के लिए फिर मैं इस नॉर्मल लाइन को जरा यहाँ पर लेके जा रहा हूँ।
ठीक है, V2 नॉर्मल का- लाइन को शिफ्ट कर दे रहा हूँ। अब आप बताओ कि V2 का कौन सा एंगल बनेगा? V2 सर V2 cos थीटा। V2 cos थीटा कर दो उसको, बस हो गया। नॉर्मल के लोग यहाँ पर कंपोनेंट मेथड यूज कर लो, वो ज्यादा फायदा है। हमें देखो टाइम लग रहा है क्योंकि हमें आपसे कम्युनिकेट करना है, तो हमें इतने सारे डायग्राम और लाइन और एरो बनाने पड़ रहे हैं। बिकॉज फेस टू फेस अगर कम्युनिकेशन होता तो फिर आप हमसे ज्यादा कम्युनिकेशन ज्यादा फास्ट होता हम लोग का। तो मैं इसलिए बार बार तुम लोगों से पूछता हूँ कि जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो तुम्हारे तक पहुंच भी रहा है कि नहीं, मतलब उसी तरीके से। क्या अपनी साइड से तो मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, और ऐसा तो नहीं कि दूसरे वाली साइड पर जो है रिसीवर जो है वो बिल्कुल खराब है, डैमेज रिसीवर है। ट्रांसमीटर तो काम कर रहा है, रिसीवर पूरी तरीके से काम ही नहीं कर रहा है। इसलिए बार बार कंफर्म करता हूँ आप लोगों से कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा उधर से। सर आ रहा है ना, ये कंपोनेंट मेथड लगाया इस एग्जांपल में, ये देख लेना आप लोग बार बार, इसीलिए जरूरी है कि उसको रिस्पॉन्स करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन जो है काफी फेमस क्वेश्चंस में से आते हैं। ये पहले तो इसका कंसेप्ट क्या है, मैं आपको इसका कंसेप्ट बता दूं। मैं आपको ये कंसेप्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, और हालांकि लिखना क्या है आपको पहले भी पता है इसके बारे में, आपको इसके बारे में पहले भी पता है। तो ये बताओ, इस क्वेश्चन में आपको इनके रिलेशंस निकालने हैं, ठीक है। तो कैपिटल एम का मोशन किस तरफ होगा? मान ले, अगर हम ये मान ले कि कैपिटल एम का मोशन मान लो लेफ्ट साइड पर है, मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट ही होगा, राइट साइड हो नहीं सकता ये। तो मोशन ऑफ कैपिटल एम लेफ्ट साइड है। यहां पर लॉजिक समझना, लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि whenever any object is carried by another object, ये कैरियर वाला कंसेप्ट मैंने पहले भी बता चुका हूं आपको। तो whenever any object is carried by another object, तो मैं नाम दे दूं, तो इस any object को आप A नाम दे दो, और कैरिड बाय अनदर ऑब्जेक्ट में इस अनदर ऑब्जेक्ट को आप कुछ B नाम दे दो। देन टोटल वेलोसिटी ऑफ, टोटल का मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी कह लीजिए या एक्चुअल वेलोसिटी कह लीजिए। देन द टोटल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग कैरीड, मतलब इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कैरी हो रहा है। टोटल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग कैरीड, दैट मींस A is equal to vector sum of velocity of carrier, जो कैरी कर रहा है उसको, कैरियर मतलब एक तरीके से B वाला ऑब्जेक्ट जो कैरी कर रहा है, और प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग कैरीड विथ रिस्पेक्ट टू कैरियर ऑब्जेक्ट। ये कंसेप्ट आपको अब इस पूरे चैप्टर में फॉलो करना है। तो इसके अंदर छोटे एम और बड़े एम में से कौन किसको कैरी कर रहा है, मतलब कौन किसको उठा करके ले जा रहा है, ये बताओ आप। कैरियर कौन है और कौन कैरी हो रहा है इसमें? आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा ना, कैरियर क्या होता है। ट्रेन और कैरी हो रहा है। हाँ, ट्रेन पैसेंजर का एग्जांपल लो, ट्रेन और पैसेंजर में कैरियर कौन है और किसको कैरी किया जा रहा है। तो ट्रेन पैसेंजर एग्जांपल लोगे तो ट्रेन कैरियर है, वो हम जैसे लोगों को कैरी करता है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक लेके जाता है। कैरी करने का मतलब उठा करके ले जाते हैं। लिफ्ट एंड पैसेंजर में पैसेंजर्स आर बीइंग कैरीड बाय द लिफ्ट। बोट और रिवर में बोट इज बीइंग कैरीड बाय द रिवर। तो इसमें कैपिटल एम जो है वो कैरियर ऑब्जेक्ट है, कैपिटल एम कैरियर है, मतलब ये बेसिकली कैरी करेगा, और छोटा एम कैरीड बाय कैपिटल एम है, ऐसे ध्यान रखिएगा। दिस इज कैरीड बाय कैपिटल एम, ये दो बातें ध्यान रखना है आपको। तो जो कैरीड बाय कैपिटल एम है उसके बारे में बोल रहा हूं आपसे, कि जो चीज कैरीड बाय है। तो whenever any object is carried by another object, then the total velocity of object being carried, तो कौन किसको कैरी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, किसको लेके जा रहे हैं हम लोग? कैपिटल एम को लेके जा रहे हैं या छोटे एम? हाँ, तो अब आप क्या कहोगे, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम किधर की तरफ होगा? वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम, इसके बारे में मेरा स्टेटमेंट है
कि जिसको आप कैरी कर रहे हो उसकी वेलोसिटी, हाँ एक मिनट सुन लो, बता रहे हैं, वेक्टर सम ऑफ क्या, कैरियर की वेलोसिटी, तो कैरियर कैपिटल एम है, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम लिखेंगे, प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग कैरीड विथ रिस्पेक्ट टू द कैरियर ऑब्जेक्ट, तो बीइंग कैरीड छोटा एम है और विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, ये स्टेटमेंट आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप छोटे वाले मास की एक्चुअल वेलोसिटी निकालना चाहोगे तो वो इस तरीके से आएगी। और इसमें छोटा वाला मास कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में किधर चलेगा, अगर कैपिटल एम के ऊपर खड़े होकर के देखेंगे तो छोटा वाला मास किधर जाएगा? सर अप द प्लेन। अगर बड़ा वाला मास लेफ्ट साइड जा रहा है तो नहीं, अप द प्लेन कैसे जाएगा बच्चे, ये बताओ। स्ट्रिंग का लॉजिक लगाओ, स्ट्रिंग का लॉजिक। स्ट्रिंग की हॉरिजॉन्टल सेगमेंट कम नहीं हो जाएगी? अगर ये वेज लेफ्ट साइड चलने लगे तो क्या ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन स्ट्रिंग का कम नहीं हो जाएगा? नाम लिख देते हैं उसका। सर समझ आ गया, समझ आ गया। इसको P नाम दे दो, इसको Q नाम दे दो, इसको R नाम दे दो। अब बताओ कि जो PQ वाला सेगमेंट है वो टाइम के साथ कम नहीं होने लगेगा? यस सर। तो फिर QR सेगमेंट क्या होना चाहिए? सर इंक्रीज। अब बताओ क्या होगा, छोटा वाला मास बड़े वाले मास के रिस्पेक्ट में किधर की तरफ चलेगा? छोटा वाला मास अगर आपको निकालना हो डाउन द प्लेन। बड़े वाले मास के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो वो डाउनवर्ड मोशन होगा या फिर अपवर्ड मोशन? क्या कहते हो? डाउनवर्ड। सर ये एक बार सेगमेंट वाला फिर से बता दीजिए, समझ में नहीं आया। पी क्यू को छोटा कैसे होगा? अरे यार क्या हो गया भाई तुमको, ये वेज बताओ लेफ्ट चल रही है यार, तो ये पुली भी तो लेफ्ट जाएगी, तो ये पोर्शन बढ़े कम नहीं हो जाएगा इसमें? अच्छा ठीक है सर, ठीक है। छोटे वाले मास के लिए बात करेंगे तो छोटा वाला मास अगर हम कह रहे हैं कि हम इसे वेज पे खड़े होकर देखेंगे ना, अगर हम किसी ऑब्जर्वर को वेज के ऊपर बिठाएं तो ये छोटा वाला मास नीचे की तरफ आएगा, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगी, मतलब इस डायरेक्शन में। तो ये जो डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं नीचे की तरफ, ये बेसिकली होगी वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। तो अब हमको जो छोटा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लेते हैं कि वेज लेफ्ट साइड चले, अगर मान लो वेज की जो वेलोसिटी है लेफ्ट साइड v है, सपोज करो से, तो आप ये वाली वेलोसिटी क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M क्या लिखोगे? तो यहां पर आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि टोटल स्ट्रिंग आपकी PQR है, टोटल स्ट्रिंग PQR। PQ किसकी वजह से कम होगा, मतलब PQ डिस्टेंस किसकी वजह से कम हो जाएगी अगर हम बात करें? सर मूवमेंट ऑफ कैपिटल एम के मोशन से हो जाएगा। मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक काम कर लेता हूँ भाई, आपको एक डायग्राम और कॉपी करके दिखा देते हैं इसी में। आप तो ऐसे देख लो कि ये ब्लॉक पीछे चला गया, आप ऐसे मान लो, अभी आपको समझ में आने लगेगा। हमने इसको पीछे दो डायग्राम बना दिए, दो डायग्राम बनाए। अब आप समझ पाए? दो डायग्राम बना करके दिखा रहा हूँ कि पहले सिचुएशन यहाँ पर है। अब ये वेज को अगर आप लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो ये पिक्चर लेफ्ट साइड लेके जाओ, इस पिक्चर को लेफ्ट साइड लेके जाओ, तो क्या पॉइंट Q मतलब जो पुली है, क्या वो पुली दीवार की तरफ नहीं जा रही है? यस सर। आप तो सामने मोशन करके दिखा रहे हैं आपको कि अगर इस वेज को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या ये दीवार की तरफ नहीं जाएंगे हम? बोलो, दीवार साथ में नहीं चल रही है। ये देखो, अब ये तो कंप्यूटराइज पिक्चर है तो आपको लग रहा है कि दीवार भी साथ चल रही है, बट दीवार साथ नहीं चल रही है। मतलब आप दीवार को पहले वाले पॉइंट पर मानो जो P वाला पॉइंट है, मेरा सिर्फ अभी आप दूसरा कनेक्शन समझिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम वेज को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये क्लियर है कि पुली जो है वो पॉइंट P की तरफ आएगी। जैसे जैसे आप देखोगे तो पुली पॉइंट P की तरफ जब जाएगी तो P से Q तक का पोर्शन कम नहीं हो जाएगा इसमें? बोले भाई? जी सर हो जाएगा। तो जब P से Q वाला पोर्शन कम होगा, मतलब ये लेंथ, आप इसको ऐसे मान लो कि PQ लेंथ L1 है और Q से R तक की लेंथ L2 है, और L1 प्लस L2 कांस्टेंट है क्योंकि टोटल स्ट्रिंग तो उतनी ही रहेगी। तो अगर ये वाली चीज मान लो रिड्यूस करती है, अगर L1 रिड्यूस करता है तो L2 ऑटोमेटिकली, अगर कांस्टेंट रखना है तो L2 एडजस्ट करेगा उसको, अगर एक रिड्यूस करेगा तो दूसरा इंक्रीज करना चाहिए फिर। और अगर जितना L1 रिड्यूस करेगा उतना ही L2 भी इंक्रीज करेगा। L1 में जितना रिडक्शन है L2 में भी उतना ही इंक्रीमेंट है।
मतलब कि ये जो पुली है ये जितना लेफ्ट साइड जाएगी उतना ही ये छोटा वाला मास नीचे की तरफ आएगा। तो अगर वेज की वेलोसिटी लेफ्ट साइड पर v है, वेज की वेलोसिटी लेफ्ट साइड पर v है, तो फिर ये छोटे वाले मास की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो दिखा रहे हैं वो कितनी दिखाएंगे, मतलब वेलोसिटी ऑफ छोटा m विथ रिस्पेक्ट टू बड़ा m ये कितना दिखाएंगे, जिस पे क्वेश्चन मार्क है, इस लॉजिक से कि L1 प्लस L2 कांस्टेंट है। सर माइनस बी। माइनस प्लस ना बताया, मैग्नीट्यूड बताएं सिर्फ उसका। माइनस प्लस तो हम देख V। लेंगे उसमें। सर वी। v आएगा। v आएगा वो। मतलब आप लोग की थिंकिंग कहाँ पहुंच गई मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ बिल्कुल, लिटरली मतलब ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप क्लास करते हो, है ना, आप लोग क्लासरूम करते हो, तैयारी करना चाहते हो, लेकिन रिस्पॉन्स आप जीरो देना चाहते हो, आप रिस्पॉन्स नहीं देना चाहते हो। आपको ये समझाया जा रहा है कि इस तरीके से होगा, ये पुली शिफ्ट कर जाएगी, पुली वापस पीछे की तरफ आ जाएगी, यहाँ पर पुली आ जाएगी। तो ये पोर्शन जो है, यहाँ वाला पोर्शन, ये हॉरिजेंटल पोर्शन कम हो गया। तो जब ये हॉरिजेंटल पोर्शन कम हो जाएगा तो इंक्लाइंड प्लेन वाला पोर्शन ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि रस्सी तो उतनी ही है, तो इंक्लाइंड प्लेन पर हम थोड़ा सा ज्यादा नीचे आ जाएंगे। क्या ये बात नहीं समझ पा रहे कि ये बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे क्यों जाएगी? जी सर। जी सर समझ गए। और मैं कह रहा हूँ समझ गया उतना जितना आप लेफ्ट साइड पे जाओगे उतना ही ये नीचे आ पाएगी, क्योंकि रस्सी में दो ही पोर्शन है L1 L2, तो अगर L1 कम करेंगे तो जितना L1 कम करोगे उतना ही तो L2 बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का सम तो कांस्टेंट रखना है आपको, रस्सी इनएक्सटेंसिबल है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जिस वेलोसिटी से वेज पीछे जाएगा उतनी वेलोसिटी से छोटा वाला मास वेज के ऊपर नीचे आएगा, लेकिन वो उस छोटे मास की एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है। सर वो वेज के रिस्पेक्ट में। हाँ, क्योंकि वेज उसको कैरी कर रहा है, तो जो कैरी करने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें दो वेलोसिटी आती है। अगर हम किसी मास को कैरी करेंगे ना तो दो वेलोसिटी आती है, एक तो जिसने कैरी किया है उसकी वेलोसिटी आएगी, और जिसको कैरी कर रहे हो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी भी आएगी। तो फिर छोटे वाले मास की अगर आपसे कोई वेलोसिटी पूछे तो क्या लिखोगे? मैं आपको फिर अलग डायग्राम दिखा रहा हूं, एक बार फिर से सेपरेट डायग्राम देखो मैं क्या बोलोगे फिर। लेकिन अगर आप देखो, फिर बता रहे हैं, अगर जीरो रिस्पॉन्स में सिर्फ एक चीज होने वाली है, टाइम लगेगा ज्यादा, सिलेबस रहेगा आपका इनकम्प्लीट 100% मान के चलिए। अगर ये यही अप्रोच चलता रहा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। छोटे वाले की 2v सर। 2v नहीं होगी, पहले बड़े वाले की वेलोसिटी देखो। जो बड़ा वाला वेज है ये लेफ्ट साइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसके बारे में कोई डाउट है कि ये लेफ्ट साइड जा रहा है? ये लेफ्ट साइड v वेलोसिटी जा रहा है। छोटे वाले मास के बारे में कह रहे हैं कि वो नीचे फिसल रहा है, नीचे आ रहा है। छोटा वाला मास नीचे आ रहा है, मेरी बात समझो पहले। लेकिन छोटा वाला मास उतनी ही वेलोसिटी से नीचे आ रहा है जितनी वेलोसिटी से बड़ा वाला मास लेफ्ट जा रहा है, लेकिन ये v इसकी एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, ये विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M वेलोसिटी है इसकी। टोटल वेलोसिटी क्या लिखें इसकी छोटे वाले मास की? यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है वेक्टर सम करना है, वेक्टर सम, नॉर्मल सम नहीं करना। v cos थीटा माइनस v i कैप माइनस v sin थीटा j कैप। हाँ आप सही है। तो वेक्टर सम कैसे करेंगे? वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M बताओ पहले, कैपिटल M की वेलोसिटी। तो कैपिटल M की वेलोसिटी माइनस v i कैप है, और ये जो रिलेटिव वेलोसिटी कह रहे हैं ये इस प्लेन के अलोंग है, ऐसे नीचे की तरफ जा रहे हैं प्लेन के अलोंग। तो अब कंपोनेंट आप अपने आप करिए, इसके क्या आएंगे कि थीटा एंगल, यहाँ पर भी थीटा एंगल, तो आप अपने लेवल पे कंपोनेंट कर लो। ये v cos थीटा i कैप आएगा और माइनस v sin थीटा j कैप आएगा। अब उसके बाद ऐड कर लो उसको, जो भी आंसर है उसका मैग्नीट्यूड वगैरह निकालो। ये इतनी सिंपल वे में आपको लाइन लिखी है। अभी मैं यहाँ पर रेफरेंस फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम और इस तरीके के साइंटिफिक वर्ड यूज करता तो आप कहते कि यार ये क्या लिखा जा रहा है। मैं यहाँ पर सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ कि अगर किसी भी चीज को आप कैरी कर रहे हो
है ना। अब इससे ज्यादा क्या बोले, कैरी को हिंदी में तो नहीं आता मुझे क्या बोलते हैं, लेकिन कैरी कर रहे हो मतलब किसी चीज को उठा करके ले जा रहे हो, आप समझ लो अपने ऊपर रख करके ले जा रहे हो। जैसे ट्रेन कैरी करती है हम लोग को, प्लेन पैसेंजर्स को कैरी कर रही है। तो जब कोई चीज कैरी की जाएगी तो उसमें वो वेलोसिटी, तो कैरियर की तो वेलोसिटी आएगी ना। अगर आपको ट्रेन कैरी करके ले जा रही है तो क्या आपके अंदर ट्रेन की वेलोसिटी ऐड नहीं हो रही है? क्या आप उसी वेलोसिटी से नहीं चल रहे हो जिस वेलोसिटी से ट्रेन चल रही है? यस सर। और अगर हम ट्रेन के अंदर भी चलने लगे तो अपनी बर्थ से उठ करके वॉशरूम तक जाए, तो अब हम ये जो हम मोशन कर रहे हैं ये ग्राउंड पे कर रहे हैं कि कैरियर के अंदर कर रहे हैं? कैरियर के अंदर। तो जो मोशन हम कैरियर के अंदर कर रहे हैं वो रिलेटिव हुआ। फिर यस ट्रेन के अंदर किया गया कोई भी मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन हुआ वो। तो अगर आपकी टोटल वेलोसिटी पूछी जाएगी तो क्या करोगे आपकी टोटल वेलोसिटी? तो आपकी टोटल वेलोसिटी निकालने के लिए आपने जो मोशन ट्रेन में किया है वो, और प्लस ट्रेन आपको कैरी कर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन भी ऐड करो उसमें। देखो इसको कैसे करेंगे। सर। सर जो पीछे वाला था L1 प्लस L2 इक्वल टू C, मतलब कांस्टेंट, सर उसको सिंपल डिफरेंशिएट कर लेंगे तो आ जाएगा। वही तो समझा रहा हूँ, वही तो डिफरेंशिएट करके ही बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल वैसे ही होगा। देखो ना, आपको इसीलिए अगला एग्जांपल लिया, सेम क्वेश्चन है बट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बढ़ाई है इसमें, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बढ़ाई है सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि लॉजिक पकड़िए, रटिए नहीं इसको। रटना वैसे भी कोई सोल्यूशन नहीं है। ये है डायग्राम, कंप्लीट कर दे। अब इसमें कैपिटल एम लेफ्ट साइड चल रहा है ए से, कैपिटल एम। तो छोटे एम के बारे में पूछा गया कि बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम। इसमें दो क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम क्या होगा और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन है। छोटे वाले एम की वेलोसिटी क्या लिखेंगे आंसर, विथ रिस्पेक्ट टू दोनों एम, मतलब छोटे मतलब कैपिटल एम। तो कौन किसका कैरियर है पहले ये डिसाइड कर लो अच्छी तरीके से। कैरियर कौन है वो डिसाइड करें, कौन कैरिड हो रहा है और कौन। तो साफ इसमें अब इतना तो समझ में आना चाहिए तुमको कि कौन किसको उठा रहा है, कौन किसके ऊपर है। तो छोटा एम कैरिड ऑब्जेक्ट है और कैपिटल एम कैरियर है। दिस इज कैरियर ऑफ छोटा एम और दिस इज कैरिड बाय कैपिटल एम। तो पहले आप एक कंसेप्ट तो बना लो, पहले एक कंसेप्ट तो ये बना ही लो कि जो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी कि एक्चुअल वेलोसिटी, वो पीछे मैंने अभी आपको यही समझाया है। क्योंकि स्मॉल एम को कैरी किया जा रहा है बाय कैपिटल एम, तो पहले आप वेलोसिटी कैपिटल एम की देखोगे और प्लस वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। ये लाइन जा रही है आपके माइंड में या नहीं जा रही है पहले बताओ। जो ये स्टेटमेंट पीछे लिखा है वही लिखा है मैंने भी पीछे पीछे ये वर्ड्स में लिखा गया है, शब्दों में लिखा गया है, और उसको अब मैं सिंबल्स में लिख रहा हूँ। ये सिंबल आप समझो क्यों है। कैरियर वेलोसिटी, कैपिटल एम मतलब क्या, कैरियर वेलोसिटी, और ये मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कैरियर। ट्रेन का एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल होता है इसके लिए। मतलब ट्रेन की वेलोसिटी और प्लस पर्सन की वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में, दोनों को ऐड करके ही तो पर्सन की टोटल वेलोसिटी आएगी। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है आपको क्या गिवन है और क्या पूछा है, क्वेश्चन को एनालाइज करो। तो कैपिटल एम के बारे में तो दे रखा है ना, कैपिटल एम के बारे में तो आपको बता दिया गया है। चलो वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, मान लो ये वी है, तो कैपिटल एम के बारे में तो गिवन है, कैरियर की वेलोसिटी गिवन है तुम्हारे क्वेश्चन में, गिवन है, गिवन इट इज वी लेफ्ट साइड, ये तो दे रखा है क्वेश्चन में, बता रखा है आपसे। और ये पूछा गया है और ये पूछा गया है, ये दो क्वेश्चन मार्क है आपके कि ये दो चीजें पूछी गई हैं तुमसे। पढ़ लो क्वेश्चन, विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम कितना होगा, यानी ये सेकंड वाला वेक्टर कितना होगा और फर्स्ट वाला वेक्टर कितना होगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम लाने के लिए, विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम लाने के लिए आप स्ट्रिंग वाली कंसेप्ट लगाओ। स्ट्रिंग मतलब अगर आपको वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम निकालना है तो यूज करो इस फैक्ट को, यूज द फैक्ट दैट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चेंज नहीं हो सकती, ये आप यूज करिए इसको, इस फैक्ट को यूज करो।
और इस फैक्ट को कैसे यूज किया जाएगा ये भी एक क्वेश्चन है कि यूज करोगे कैसे, है ना। आपका ये भी तो प्रॉब्लम है कि हम यूज कैसे करेंगे। तो आपको समझा दे रहे कैसे यूज करना है। देखो, अगर आपको नहीं समझ तो आप कोऑर्डिनेट मेथड फॉलो करिए। कोऑर्डिनेट मेथड पे आओ, हालांकि लंबा पड़ेगा वो। देखो, जो ये लाइन आप देख रहे हो, इस लाइन से, है ना, इस लाइन से मतलब ये जो सेगमेंट है, ये जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट आपको अब दिखाते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट आप देख रहे हो, इस हॉरिजॉन्टल सेगमेंट को कोई लेंथ मान लो, इसकी कुछ लेंथ होगी, मान लो ये L1 है। फिर ये हॉरिजॉन्टल सेगमेंट, इसको कुछ मान लो L2। फिर ये हॉरिजॉन्टल सेगमेंट, इसको कुछ L3 मान लो। और फिर ये इंक्लाइंड सेगमेंट, इसको कुछ L4 मान लीजिए। ये 4 सेगमेंट हो गए। तो टोटल लेंथ क्या लिखेंगे? अब देखो, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर हम यहां से काउंट करें जो स्मॉल m से चल रहा है, तो पहले L4 लेंथ आएगी, फिर L1 लेंथ आएगी, फिर पाई इंटू आर पुली के ऊपर होगा, पाई इंटू आर प्लस L2 प्लस पाई इंटू आर प्लस L3। फिर से रिपीट कर रहा हूं, L4 L1 पाई इंटू आर, L2 पाई इंटू आर, L3। तो हम ये टोटल लेंथ लिख रहे हैं अब आपको, L4 प्लस L1 प्लस L2 प्लस L3, और 2 बार पाई आर आया है तो 2 पाई आर बराबर कांस्टेंट। इसको बताओ। अच्छा, इसमें तो हाँ ना करो, इसका ये भी नहीं समझ में आया तो कोई और तरीका देखें सर। सर आपको ये तो लाइन समझ में आ रही है कि क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर? यस आ रहा है सर। अब इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dl4 बाई डी टी प्लस dl1 बाई डी टी प्लस dl2 बाई डी टी प्लस dl3 बाई डी टी और 2 पाई आर कॉन्स्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और राइट साइड भी कांस्टेंट है, 0 हो गया। अब dl1 बाई डी टी क्या है? देखो, L1 जो है वो चेंज किसकी वजह से कर रहा है? L1 डिस्टेंस क्यों चेंज हो रही है, और वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? तो ये जो पुली है जो वेज के साथ, अगर ये वेज लेफ्ट साइड पे जाएगा तो वेज से अटैच पुली नंबर दे दे उसका आप इसको पुली नंबर 1 कह दो, इसको पुली नंबर 2 कह दीजिए, और पुली नंबर 3 कह दीजिए। पुली 1 और पुली 2 में से मूव करने वाली पुली कौन सी है? कौन सी पुली आगे पीछे हो सकती है? So 1 और 3 1 और 3। 2 तो वॉल से है ना, 2 पुली नंबर 2 तो आपने दीवार से बांधी हुई है, तो पुली नंबर 2 तो कहीं जाएगी नहीं। तो पुली नंबर 1 जब पुली नंबर 2 की तरफ चलेगी तो L1 कम होने लगेगा, और पुली नंबर 1 कितनी वेलोसिटी से चलेगी? अगर पुली नंबर 1 वेज से अटैच्ड है तो कितनी वेलोसिटी से वो पुली चलेगी? सर वेज की वेलोसिटी चलेगी v से ना। यानी L1 डिस्टेंस का रेट मतलब dl1 बाई dt को v कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? जी सर। प्लस v कहें कि माइनस v कहें? सर प्लस भी होगा उसी के डायरेक्शन में। नहीं, यहाँ डायरेक्शन नहीं देखना होता है, यहाँ डायरेक्शन आपको ये देखना, डायरेक्शन नहीं देखना है, सर रिड्यूस हो गई है, माइनस आपको ये देखना है कि L1 इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। डिक्रीज कर रहा है। तो माइनस v। अब dl2 बाई dt पे आओ। ये जो L2 वाली डिस्टेंस है ये कम होगी कि ज्यादा होगी? पुली नंबर 2 फिक्स है और पुली नंबर 3 वेज से अटैच है, पुली नंबर 3 वेज से अटैच है, सर डिक्रीज होगी। तो ये भी माइनस v हो गया। L3 बताओ, L3 वाली डिस्टेंस देख लो, सर ये L3 भी डिक्रीज होगी। ये भी। कितनी वेलोसिटी से? सर v ये भी v से ही होगी। बी से होगी। हाँ, और हम ये मानते हैं कि जो छोटा वाला मास है वो बड़े वाले वेज के ऊपर नीचे की तरफ v डैश वेलोसिटी, मतलब ये v डैश वेलोसिटी से आ रहा है। तो L4 dl4 बाई dt को हम v डैश कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आपको? क्योंकि जी L, सर। हाँ, तो अब इसको 0 करो, बताओ v डैश कितना आया फिर इसके हिसाब से? 3v आ रहा है। 3v। समझ गए? तो ये 3v क्या, कौन सी वेलोसिटी है आपकी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में? इज इट विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? विद रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। हाँ, यानी कि कैपिटल M के रिस्पेक्ट में छोटा वाला मास 3v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। एक आंसर आ गया आपका, विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M आंसर आ गया 3v। अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो 3a कर लो, और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे निकालेंगे अब? सर रिजॉल्व करके निकालेंगे, लेकिन वेक्टर में, रिलेटिव वेक्टर में। पहला वाला आंसर तो आ गया, फर्स्ट आंसर आपका 3v आ गया, ये आंसर तो आ गया 3v। सेकंड वाला आंसर लाने के लिए आपको ये वेक्टर का कंसेप्ट लगाना है। नॉर्मली ये मत कर देना कि 3v प्लस v करके 4v कर दें उसको,
वो नहीं चलेगा आपका आंसर। मतलब आपको वेलोसिटी ऑफ छोटा m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो पहले बड़े वाले मास की वेलोसिटी देख लो। बड़े वाले मास की वेलोसिटी वेक्टर में माइनस वी आई कैप है, और ये दूसरा वाला जो 3v है, ये 3v है, ये v था, लेकिन ये 3v जो है वो इंक्लाइंड प्लेन की तरफ है, मतलब ये इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है। तो जब ये 3v इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है थीटा एंगल पर, तो इसको वेक्टर में करने के लिए कंपोनेंट भी तो करोगे इसका, और वो 3v cos थीटा आई और माइनस 3v sin थीटा j, ऐसे लिखना पड़ेगा तुमको। और अब आपका पूरा आंसर आ जाएगा छोटे वाले मास की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। आ रहा है समझ में ये चीज? जी सर। यस अच्छा, एक और देखते हैं। सर। सर ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं कि एडवांस में आते हैं? नहीं, कंस्ट्रेंट तक तो आता है यार, कंस्ट्रेंट तक पूछते हैं, उसके आगे का नहीं पूछेंगे आपसे, बट कंस्ट्रेंट तक का पूछ लेते हैं कभी कभी। एक्चुअली मेंस बनाने वाले को खुद नहीं पता कि उनका सिलेबस क्या है। जो गवर्निंग बॉडी है ना, उनको यही नहीं पता कि हमारा सिलेबस क्या है। एक और देखिए, ये देख लो, जस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होगा बताओ? ये भी क्वेश्चन वही है। पार्ट ए में क्या पूछा है? एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, और बी में पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार ये वेज आगे की तरफ आ रहा है। ये जो वेज है फॉरवर्ड जा रहा है ये। तो सीधा तरीका देखो फिर से एक बार क्या करना है। इसमें क्योंकि डायग्राम पहले से बना है तो हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसमें हम लेंथ को मेंशन कर रहे हैं, L1 लेंथ, ये वर्टिकल वाला L2, ये L3 और ये L4। मैंने पहला काम क्या किया, देखिए जो पहला पार्ट आएगा ना आपका, फर्स्ट पार्ट ये वाला, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज निकालने के लिए, ये आपका स्ट्रिंग मेथड से आएगा, स्ट्रिंग लेंथ कांस्टेंट करके आएगा हमेशा। विथ रिस्पेक्ट वाला स्ट्रिंग से आएगा। कैसे आएगा देखो, L1 प्लस L2 प्लस L3 और प्लस L4 कांस्टेंट कर दो डिफरेंशिएट। dL1 बाई dt प्लस dL2 बाई dt प्लस dL3 बाई dt और प्लस dL4 बाई dt, टोटल 0। अब बताओ dL1 बाई dt क्या होगा? L1 जो लेंथ है वो बढ़ रही कि कम हो रही है? कम हो रही। क्या हो गया भैया मेरे? L1 लेंथ बढ़ रही है। L1 वेज के से बंधा हुआ है, ये राइट साइड पर वेज से अटैच है और वेज आगे जा रहा है, तो लेंथ L1 बढ़ेगी। तो इसको अगर हम वेलोसिटी के फॉर्म में v देखना चाहें तो ये प्लस v लिखेंगे क्योंकि बढ़ रही है। L2 लेंथ बताओ, L2 लेंथ कम ज्यादा हो रही, क्या हो रही है? कांस्टेंट है वो। कांस्टेंट। L2 लेंथ, ऊपर वाली पुली भी फिक्स है और नीचे वाली पुली भी फिक्स है, दोनों दीवार में बंधी हुई है, तो ये तो 0 हो गया ना, L2 का 0 हो गया। L3 बताओ बढ़ रही है। किधर की तरफ और कितनी वेलोसिटी? राइट v। L3 में ये जो पुली है ये मूव कर रही है, यहाँ पर एक पुली मूव कर रही है, ये जो इंक्लाइन देख रहे हो ये मूव कर रही है, मूविंग पुली है, लेकिन ये पुली वेज से ही तो लगी हुई है। वेज इसमें, इसको बांधा तो आपने वेज के साथ है, तो जिस वेलोसिटी से वेज चलेगा उसी वेलोसिटी से ये भी चलेगा फिर। तो यहाँ पर dL3 बाई dt को क्या लिखेंगे? प्लस v लिखें या माइनस v लिखें? प्लस v। और dL4 बाई dt, ऑब्वियस सी बात है, ये सब कुछ अगर इधर जाएगा तो ये जो छोटा वाला मास है ये इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा। ये मान लो v डैश वेलोसिटी से चढ़ रहा है, तो माइनस v डैश इक्वल टू 0। अब आपका आंसर आ गया v डैश बराबर 2v, यानी एक्सेलरेशन चाहिए तो 2a हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 2a। लेकिन सेकंड वाले का आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे? सेकंड वाला एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। तो एक्सेलरेशन अगर मुझे a का चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो पहले एक्सेलरेशन ऑफ b निकालना पड़ेगा, बिकॉज b इज कैरियर ऑफ a, b इज कैरियर ऑफ a। तो पहले आप a का निकालो, सॉरी एक्सेलरेशन, और फिर हम जिसको कैरी कर रहे हैं यानी कि a को, तो उसकी एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू b लगे। सेम लॉजिक है, जिंदगी भर याद रखो इसको। अब क्या बन जाएगा आंसर भाई वेक्टर के हिसाब से? तो कैरियर की वेलोसिटी मतलब b, तो कैरियर हमारा a है i कैप डायरेक्शन में, और a विथ रिस्पेक्ट टू b, इसी की वैल्यू अभी हम लोगों ने 2a निकाली है, इसकी ही वैल्यू 2a निकाली है, लेकिन इसे 2a के कंपोनेंट्स कर रहे होंगे क्योंकि ये 2a इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है,
तो क्या कंपोनेंट बनेगा? अगर 2a इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग देख रहे हो आप, ऐसे जा रहा है सरफेस के इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, तो 2a cos थीटा इसका लेफ्ट साइड की तरफ आएगा, 2a sin थीटा ऊपर की तरफ आएगा। तो 2a इंटू माइनस cos थीटा आई कैप और प्लस sin थीटा जे कैप। अब अगर दिक्कत हो तो आप कंपोनेंट एक बार अपने आप करिएगा, होगा यही आंसर। मतलब दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही है कि नहीं है, बोलो अब। जी सर। सही है। ठीक है जी, अब आप निकालते जाओ आंसर, जी फटाफट सर। करते जाओ। इसका आंसर बोलो जल्दी से, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। आपका मैंने कहा था ना वेज कंस्ट्रेंट पूरी तरीके से सही कर देंगे आपको आज। इसके अंदर मान लो ये वेज आगे जा रहा है, मान लेते हैं ये वेज आगे चल रहा है v वेलोसिटी से, और ये छोटा वाला मास नीचे की तरफ, ऑब्वियसली नीचे आएगा। इसके अंदर भी देखो, इसके अंदर भी सेम प्रिंसिपल फॉलो करो। ये लेंथ L1 मान लीजिए, ये लेंथ L2 मान लीजिए। छोटा वाला मास नीचे की तरफ तो आएगा v डैश से, लेकिन ये v डैश रिलेटिव रहेगा इसका, दिस इज रिलेटिव टू कैपिटल M। और रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हमेशा आपको स्ट्रिंग की लेंथ को देखना है। रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए, मतलब v डैश निकालने के लिए आप स्ट्रिंग का मेथड लगाओ, स्ट्रिंग लेंथ, बार बार कह रहा हूं तुमसे। अब इसको कैसे फॉलो करेंगे देखो, L1 प्लस L2 कॉन्स्टेंट, dL1 बाई dt प्लस dL2 बाई dt 0, dL1 बाई dt और dL2 बाई dt की वैल्यूज, तो L1 लेंथ बढ़ेगा कम होगा, आप देख लो वेज राइट साइड जा रहा है, तो सर कम होगा। जो ये पुली है, ये पुली वेज से ही अटैच है, रेड कलर से जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये पुली वेज से अटैच है, तो ये पुली भी तो आगे जाएगी v वेलोसिटी से, तो लेंथ L1 कम होने लगी, माइनस v हो गया। और dL2 बाई dt, तो ये जो L2 लेंथ है, ये लेंथ अगर ये छोटा मास नीचे गिर रहा है, प्लेन पर नीचे की तरफ आ रहा है, तो L2 इंक्रीज कर रहा है v डैश की वेलोसिटी से, तो प्लस v डैश इक्वल टू 0 कर दीजिए, v डैश बराबर v आ गया, ये रिलेटिव आ गया। एक्चुअल निकालना है मेरे को कि वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो मैंने फिर वही कंसेप्ट लगाया, स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M प्लस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M, और मैंने वेक्टर फॉलो कर दिया कि कैपिटल M की वेलोसिटी v आई कैप है, और छोटे मास की बड़े मास के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 37 डिग्री के एंगल पर है, लेकिन वो है v के बराबर इस तरफ, v डैश 37 डिग्री एंगल पर, फिर वही कंसेप्ट हो गया, v cos थीटा आई कैप और माइनस v sin थीटा जे कैप। सेम ही तो चल रहा, बार बार डायग्राम बदल रहा, क्या मेथोडोलॉजी बदल रहे हैं हम यहाँ पर? इतने क्वेश्चन अभी आपको लगातार करके दिखा दिए, क्या मैंने मेथड बदला है कहीं पर? देख लो आप, मैं एक ही बात को लेकर के चिपका बैठा हूं कि वेज के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा है उसके लिए आप स्ट्रिंग की लेंथ यूज कर लो, तो रिलेटिव आ जाएगा, लेंथ से रिलेटिव आ जाएगा, और उसके बाद ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए ऐड करना है वेक्टर के। आप देखो इन सब में सेम कंसेप्ट है, कहीं पर भी मैंने अपना कंसेप्ट चेंज नहीं किया है। बोलो बच्चे, क्लियर हुआ कि नहीं आपको वेज स्ट्रिंग वाले कंसेप्ट? यस यस सर। इसके बाद ये रॉड वाला Yes, है, sir. बट इसको अगली क्लास में करेंगे। वेज सर स्ट्रिंग, एक मिनट से प्रीवियस स्ट्रक्चर दिखा दीजिए, यही वाला, एक मिनट। हाँ नहीं सर, इसके आगे वाला जो था सर, इसमें सर v sin थीटा आई कैप सर होना चाहिए, क्योंकि एक मिनट सर, आई के डायरेक्शन में सर sin थीटा कंपोनेंट जाएगा ना इसमें v का। क्यों भाई? सर नहीं आई सर सही है। ये 37 बनना तो हॉरिजॉन्टल में कॉस आएगा ना यार। सही है भाई। सर एक बार इसका जी पिछला क्वेश्चन दिखा जी दीजिए। सर, ठीक है सर, जी समझ गए। पिछला बताओ। बता दो बच्चों, तो आगे बढ़े। सर ठीक है, थैंक यू। ठीक है, समझ आ रहा है? कंस्ट्रेंट आपको समझ में आ गया? यस यस सर। एक मिनट, एक क्वेश्चन और याद आया, क्योंकि फिर रह जाएगा। ये जेई मेंस में शायद आ भी चुका है मेरे ख्याल से, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इसको देख लो जरा, ये ना जरूरी है।
देखो तो इसमें ये है ना कि ये जो 3 ब्लॉक सिस्टम है, पुली वाला सिस्टम है, तो इसमें बेसिकली एक फ्लोर हो गया, ये एक कैपिटल एम मास मान लीजिए, यहाँ पर m1 मास मान लो और यहाँ पर m2 मास, और कैपिटल एम की जो वेलोसिटी है वो दे रखी है आपको, ये v है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये वेलोसिटी गिवन है। एक काम करते हैं, इनको न्यूमेरिकल वैल्यूज में लेके आते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में ज्यादा बेटर तरीके से आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू में। कि मान लीजिए कैपिटल एम जो चल रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, रैंडमली मैंने चूज कर लिया, और छोटा वाला मास m1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, लेकिन ये 4 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम है, ये आपको दे रखा है। और फिर पूछते हैं कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दैट m2 पार्ट 1 विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम एंड पार्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या आंसर्स बनेंगे ये आपको बताओ, ये 2 क्वेश्चन है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, आप उस लाइन को पकड़ो जो मैं बोल रहा हूं आपसे, अदरवाइज कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, बड़ा सिंपल है। क्या यहाँ पर कैपिटल एम कैरियर नहीं है? यहाँ पर कैपिटल एम कैरियर ऑफ m1 है या नहीं है, और m2 दोनों का? यस सर। है ना? अगर कैपिटल एम आगे जा रहा है तो m1 m2 दोनों उसके आगे जा रहे हैं, उसके साथ ही तो चिपके हैं, उसी से तो चिपके हुए आप। तो फिर इसमें सेम कंसेप्ट लगाओ ना यार, इसमें सेम कंसेप्ट। लेकिन मैंने कहा कि विथ रिस्पेक्ट टू कैरियर अगर आप निकालना चाहते हो, विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम मतलब विथ रिस्पेक्ट टू कैरियर, तो विथ रिस्पेक्ट टू कैरियर के लिए आपको हमेशा लेंथ वाले को यूज करो, ऑलवेज लेंथ को यूज करिए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लगाइए। रिलेटिव के लिए आप हमेशा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यूज करिए। और कैसे यूज करेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यहां पर कैसे यूज कर लें, तो देखो कैसे यूज हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लेंथ को L1 मान लीजिए, वर्टिकल लेंथ को L2 मान लो। हॉरिजॉन्टल L1 वर्टिकल L2, L1 प्लस L2 कांस्टेंट कर दो, डिफरेंशिएट, और आंसर बता दो क्या आएगा। dL1/dt प्लस dL2/dt क्या बनेगा, अब बता दो आंसर क्या आएगा इसका। ये 0 हो गया। तो dL1/dt को क्या लिखेंगे, मतलब कि L1 जो है वो कितनी रेट से कम हो रहा है? 4। देखिए जब आप लेंथ लिखेंगे तो एक बात ध्यान रखना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जब लगाओगे तो ये हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी देगा आपको, हमेशा। तो आप 4 मीटर पर सेकंड ही तो रखोगे ना यहाँ पर, क्योंकि वो ऑलरेडी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम है। नहीं आई बात समझ में कि dL1/dt को कितना रखेंगे? सर तो +4 की -4? सर -4 होगा। -4। हाँ, और प्लस dL2/dt। मान लो कि ये m2 नीचे की तरफ v डैश वेलोसिटी से आ रहा है, लेकिन ये v डैश विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम है, तो हम यहाँ पर v डैश करके 0 कर देंगे, यानी v डैश बराबर 4, सीधा सा आंसर। और वो वैसे भी लॉजिकल तरीके से समझ में आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल पोर्शन जिस स्पीड से कम होगा, वर्टिकल पोर्शन उतनी स्पीड से बढ़ना चाहिए। फिर आ रही बात समझ में? यस सर। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम कैसे निकाले? अगर आपको यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ m2 निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो सेम लॉजिक, सबसे पहले m2 को कैरी करने वाला, तो m2 को कैरी करने वाला कैपिटल M है, तो पहले कैरियर की वेलोसिटी, और फिर जिसको मैंने कैरी किया है वो कैरियर के रिस्पेक्ट में, तो कैरियर की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आई कैप है, और m2 विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M 4 तो है, लेकिन वो 4 कौन सी डायरेक्शन में है? ये 4 जी -j। हाँ, तो आप -4 जेकब कर दो, हो गया इसका आंसर खत्म। अगर आपको ये निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, तो सेम लॉजिक, m1 को भी कैपिटल M ने कैरी किया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M कैरियर और प्लस m1 विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, तो कैरियर यहाँ पर 10 आई कैप है, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, मतलब m1 विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M रिलेटिव, वो तो 4, लेकिन वो 4 आई कैप हुआ ना, 4 आई कैप हुआ ना वो तो। यस तो क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में m1 और m2 के वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा? यस सर। कहाँ आ रहा है बताओ? m1 की 10 आई कैप प्लस 4 आई कैप, यानी कि सर मैग्नीट्यूड बराबर है, वो मैग्नीट्यूड भी नहीं आएगा ना, ये दोनों आई कैप जुड़ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ एक आई कैप और एक जे कैप जुड़ रहा है। अच्छा यस सर। इसका मॉड तो आप स्क्वायर रूट के अंदर जाके लगाओगे ना, स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और m1 वाले का मॉड सिंपली 14 आ रहा है। सर वो आई देखा नहीं दोनों में। हाँ तो बच्चा ये तो मैं कह रहा, इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं ना, मैं ट्रू एंड फॉल्स दे दूं, ऑब्जेक्टिव दे दूं, मैं आपसे ऑप्शन दे दूं कि रिलेटिव टू ग्राउंड स्पीड ऑफ m1 इक्वल टू द स्पीड ऑफ m2,
तो गलत हो गया, कहाँ आ रहा है, एक का 14 आ रहा है, एक का कुछ और आ रहा है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि रिलेटिव टू m1 स्पीड ऑफ m1 एंड स्पीड ऑफ m2 बराबर है, सही है ये चीज, रिलेटिव टू द ग्राउंड स्पीड बराबर है, रिलेटिव टू m1 सॉरी, रिलेटिव टू कैपिटल M, रिलेटिव टू कैपिटल M, स्पीड बराबर है। देखो आप m1 की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M को आप 4i कैप कह रहे हो, और m2 की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M -4j कैप कह रहे हो। तो ठीक है, डायरेक्शंस का फर्क है, एक i कैप है, एक -j कैप है, लेकिन नंबर तो दोनों में 4 आ रहा है। यानी कि अगर आप कैपिटल M पे खड़े होकर देखोगे तो आपको m1 m2 सेम स्पीड पर दिखेंगे, सेम स्पीड पर, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे खड़े होकर देखोगे तो आपको m1 अलग स्पीड पर दिखेगा, m2 अलग स्पीड पर दिखेगा। इसी चीज को आपको समझना है वेज और पुली वाले को। सर M2 वो M से कनेक्ट मतलब वो है क्या अटैच? हाँ, कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है, उसके चिपका हुआ है उससे। अगर नहीं होता सर तो फिर वो कैरी कैसे होगा? अगर M2 उसके चिपका नहीं होगा तो कैरी कैसे करेंगे? जी सर। M2 कांटेक्ट में है इसमें ना। यस। इसको ऐसे समझो ना, आपकी कार की जो आगे वाला शीशा होता है, फ्रंट विंड स्क्रीन जिसको बोलते हो आप ना, उस पर कोई चीज चिपक जाएगी मान लो, तो साथ साथ कैरी नहीं हो जाएगी। मान लो एक पेड़ का पत्ता गिर के चिपक गया उसके ऊपर, ठीक है जी। सर पर अगर पुली से लटका होता, उससे कांटेक्ट में नहीं होता, तब भी तो साथ में आगे बढ़ता सर। तब कैसे आगे बढ़ोगे बताओ? गैप नहीं हो गया, कैरी करने के लिए उसको चिपकना पड़ेगा, गैप हो गया ना यार। साथ में कैसे आगे, साथ में कैसे क्या? अच्छा, अगर पुली पुली उसी पुली से है जो उससे अटैच है, यस सर। हाँ तो हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। कांटेक्ट में नहीं है तो भी हो जाएगा, क्योंकि पुली अटैच है ना उससे। यस। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। सर तो अगर दूर भी होता सर थोड़ा कांटेक्ट में, तो भी पहले वो जब आगे चलता तो पहले कांटेक्ट में आता, उसके बाद ही हो पाता। नहीं, कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं थी इसकी। इनका इनका कंसेप्ट दूसरा है। इनका कंसेप्ट ये है कि अगर ये जो M2 है ये थोड़ा सा ऐसे होता, मान लो इधर होता, गैप होता, लेकिन तब भी जिस पुली से आप लटके हो उस वो पुली तो आगे चल रही है ना। तो इसका मतलब अब की बार पुली को कैरियर मान लेंगे कि M2 इज कैरिड बाय पुली एंड पुली इज कैरिड बाय कैपिटल M, तो इनडायरेक्टली M2 कैरिड बाय कैपिटल M हो गया। वही बात हो जाएगी। हाँ यस सर। ठीक है, चलो बच्चा अभी इसको खत्म करें, फिर आपके देखने का बाकी अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है।